हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द चैप्टर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर हम लिक्विड सॉल्यूशंस के वेरियस टॉपिक्स, उनकी थ्योरी बहुत बढ़िया से यहाँ पे रीड करेंगे, ताकि आप जब अगर इस चैप्टर को एनसीईआरटी वाइज भी रेफर करें तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करें। और साथ ही साथ हर टॉपिक के कुछ बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमारे मेंस और एडवांस के अंदर आते हैं, वो हम यहाँ पे साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो आप बस इस चैप्टर को जो है बहुत बढ़िया तरीके से फोकस होकर पढ़िएगा। साथ में हम यहाँ पे प्रॉपर जो थ्योरी पढ़ेंगे उसको लाइन बाय लाइन रीड भी करेंगे, उसके मतलब को भी समझेंगे। और अगर मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है तो मैं आपको वेरियस एनोटेशंस के थ्रू यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी देता चलूंगा, और हम पूरी तरीके से इस चैप्टर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो बच्चों, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन? जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पे लिक्विड फेज के वेरियस सॉल्यूशंस को मेजरली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स ब्रिंग द फर्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सो बच्चों, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट लाइन का ये जो वर्ड है वो हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर की बात करने वाले हैं। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इज सॉल्वेंट। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जैसे ही शब्द आता है तो उसके दो पार्ट्स हमें पता है, एक तो सॉल्यूट और एक क्या है, सॉल्वेंट। तो दो चीजें होती है बच्चों, एक तो सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। कैसे डिस्टिंग्विश होता है कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट? तो बच्चों, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस इज सॉल्वेंट। जो अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को घोले उसको तो हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और वो जो दूसरा सब्सटेंस जो घुल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉल्यूट। साथ ही साथ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वांटिटी। तो बच्चों, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल जो दिमाग में आता है, वाटर एंड सॉल्ट। तो अगर हम पानी में नमक को मिला रहे हैं तो आप नमक अगर एक सर्टेन अमाउंट के अंदर लेते हो, तो अगर वो नमक पानी में घुल रहा है तो फाइनल फिजिकल स्टेट आपको कौन सी मिल रही है? तो लिक्विड, यानी वाटर लिक्विड है, आपका नमक सॉलिड है। जब आप नमक को पानी में डाल रहे हो तो अगर आपको फाइनल फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट ही अगर मिल रही है तो यहां पे हम वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे और सॉल्ट को क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। अब भले आप 5 ग्राम सॉल्ट लीजिए, 10 ग्राम सॉल्ट लीजिए, 15 ग्राम सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट की अमाउंट पे यानी उसकी क्वांटिटी पे यहां पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्ट ही सॉल्यूट रहेगा और पानी आपका सॉल्वेंट रहेगा। तो वही बात यहां पे कही जा रही है, जो अपने अंदर सामने वाले को घोले उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। एक सर्टेन अमाउंट तक उस पर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। बट मान लीजिए बच्चों, अगर आप दो सॉल्वेंट यानी दो कहा जा सकता है दो लिक्विड्स को अगर घोल रहे हैं, तो अगर वो एक दूसरे में घुल सकते हैं तो फिर जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होगा हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो मान लीजिए आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे मिक्सिबल है, तो फिर आप जिसकी अमाउंट ज्यादा लेंगे वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो कम लेंगे वो सॉल्यूट कहलाएगा। और अ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फिजिकल स्टेट। हम बात तो भी लिक्विड सॉल्यूशन की कर रहे हैं, बट बच्चों क्या सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड लिक्विड का होता है? नहीं। लेट्स सी अ टेबल। तो बच्चों, यहाँ पे वेरियस आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एग्जांपल्स वेरियस यहाँ पे दे रखे हैं जिनसे आप डेली लाइफ में नोन होते हैं। जैसे अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट भी अगर गैस है तो आपकी एयर, जिसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ नॉट ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो मेन कंपोनेंट है एयर के, बट मीथेन, SO2, NO2, हाइड्रोकार्बन्स, ये तरह के वेरियस जो पॉल्यूटेंट्स जिनको हम बोलते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो जब हमारी एयर में होते हैं तो एयर किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, जिसमें सॉल्यूट तो आपके गैस है और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी लिक्विड इन गैस। तो क्लोरोफॉर्म अगर नाइट्रोजन में घुल जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन तो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस, आपका कपूर, कैम्फर, कैम्फर जब नाइट्रोजन में घुले तो सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, यानी आप जितने भी सोडा वाटर यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लोग पीते हैं तो उसके अंदर CO2 प्रेशराइज करके वाटर में सोल्यूबल किया जाता है, तो CO2 हो गई आपकी सॉल्यूट और फाइनल स्टेट हमें लिक्विड ही मिलता है, तो सॉल्वेंट कौन हो गया, लिक्विड। तो CO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स या सोडा वाटर। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन लिक्विड, यानी अल्कोहल इन वाटर, जो कि आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन लिक्विड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नमक पानी में या शक्कर पानी में, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो नमक और शक्कर आपके क्या हो गए, सॉल्यूट,
और वाटर आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। बच्चों एक फिनोमिना होता है एडिसॉर्प्शन। तो एडिसॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई गैस आके सेटल हो जाती है, उसके ऊपर आके किसी फोर्सेस के थ्रू उसके ऊपर अटैच हो जाती है, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो वो यहां पे यही हो रहा है कि गैस सॉलिड के ऊपर एडसॉर्ब हो रही है। इसको आप ज्यादा डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, यानी आपके जितने भी अमेलगम्स, अब देखिए मरकरी लिक्विड होती है, सभी लोगों को पता होगा, और आपके मेटल जो है सॉलिड होते हैं। तो जब मरकरी किसी मेटल के साथ किसी एक तरह का यूं बोल सकते हैं अलॉय बना रही है, तो लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, आपके सारे अलॉयज जो भी मेटल्स के आपस में जो अलॉयज होते हैं, जैसे कॉपर इन गोल्ड, जिंक इन कॉपर, तो ये आपके ब्रास, ब्रॉन्ज है ना, जर्मन सिल्वर, ये जितने भी अलॉयज होते हैं वो किस तरह के एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड लिक्विड के आप ये सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर के आपके ये एग्जांपल्स है, सॉल्यूशन के ये एग्जांपल। तो ये आपको वेरियस फेजेस किस तरह से मिक्स होते हैं और हमारी डेली लाइफ में कहां कहां उनका एग्जांपल मिलता है, मैंने आपको यहां पे बताया। तो बच्चों सोल्यूबिलिटी का यहां पे हम मतलब समझते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज इट्स सोल्यूबिलिटी। अब इस बात को समझे बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 50 ग्राम वाटर ले रखा है, कितना ग्राम वाटर ले रखा है, 50 ग्राम। तो बच्चों डू यू इमेजिन कि एक पूरा जो 1 किलो का नमक का पैकेट आता है, क्या उस 50 ग्राम पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? तो अगर हम इमेजिन करें तो 50 ग्राम पानी तो बहुत ही कम हुआ, और क्या पूरा एक पैकेट नमक उसके अंदर घुल सकता है? आई डोंट थिंक कि पूरा एक पैकेट नमक उसके अंदर घुल सकता है। तो बच्चों होगा क्या, अब मान लीजिए मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रहा हूं, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, वो आखिरी चम्मच जो उसके अंदर घुली और पीपीटी नहीं बनी, यानी उसके अंदर उसका प्रेसिपिटेट नहीं बना, तो जो मैक्सिमम सोल्यूट है जो उस लिक्विड में घुल पाया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्यूबिलिटी। हां, उस आखिरी चम्मच के बाद जो उसके अंदर घुल गया, अगर मैंने एक और चम्मच डाला तो इस बार ये नमक घुलेगा नहीं, ये पीपीटी बनकर नीचे पानी में सेटल हो जाएगा, क्योंकि अब उस नमक को पानी घोल नहीं पाएगा। तो बच्चों जो आखिरी अमाउंट था, जो पानी जिस नमक को घोल पाया, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। तो एक बार फिर से पढ़िए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप उस पानी के 50 ग्राम को आप 100 ग्राम में बना दोगे तो और नमक घुल पाएगा। सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं? तो अमाउंट आपने अगर स्पेसिफाइड रखा सॉल्वेंट का, और हां टेम्परेचर भी आपको कांस्टेंट रखना है, आप टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उससे भी सोल्यूबिलिटी में फर्क आता है। एट इज सोल्यूबिलिटी किन किन बातों से इफेक्ट होती है, एक तो आपका सोल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह का नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे अभी मैंने कहा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आप कई बार टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, या कई बार सोल्यूबिलिटी घटने भी लगती है। नेक्स्ट है प्रेशर, इन केस अगर आप एक कोई गैस को सोल्यूबल करवाने की कोशिश करो तो प्रेशर पे भी फर्क पड़ता है, वो अपन अभी आगे देखेंगे। तो बच्चों इन चीजों पे फर्क पड़ता है। अब पहले मैं बात करना चाहूंगा सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अगर हम एक सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं तो क्या क्या लगता है, तो अभी मैंने जो आपको नमक और पानी का एग्जांपल दिया वो यही तो एग्जांपल था। तो अब समझिएगा वही वाली बात, पोलर सॉल्यूट आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो बच्चों आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसको हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जिसको आप लोगों ने कभी ना कभी आईओसी या ओसी और पीसी में तो खैर ये है ही, ये आपने सुना जरूर होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका यही तो मतलब है, अगर आपका सोल्यूट पोलर नेचर का है तो बच्चों पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छा घुलेगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत बढ़िया से घुलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो जो पोलर में फोर्सेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट ही उसको घोल पाएगा, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर ही उसको घोल पाएगा। एक और चीज, जब कोई सॉलिड सॉल्वेंट में घुलता है तो एक तरह का इक्विलिब्रियम वहां पे एग्जिस्ट होने लगता है। तो इक्विलिब्रियम किस तरह का होता है मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट देता है सॉल्यूशन। अब सुनिएगा बच्चों, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा, जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चम्मच उसके अंदर घुल रहा था,
है ना। जब तक नमक को पानी रिजेक्ट नहीं कर रहा था तब तक तो नमक पानी में घुल रहा था, तब तक फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम था। तब तक कैसे इक्विलिब्रियम था बच्चों? फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम था। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। व्हाट विल यू कॉल दैट प्रोसेस? द सॉल्ट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जब तक तो घुल रहा था तब तक तो घुल रहा था। अब बच्चों वो जो आखिरी चम्मच नमक जो घुला, वहां पर अब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब ये वहां पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया? स्टैब्लिश हो गया। अब अगर आपने एक और चम्मच नमक डाला तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मार जाएगा। बैकवर्ड मार जाएगा का क्या मतलब है? अब आपको नमक पानी के अंदर सेटल होता हुआ दिखेगा, घुलता हुआ नहीं दिखेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। और क्योंकि ये दोनों तरफ का प्रोसेस है तो डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या अब्सॉर्ब भी हो सकती है। दोनों काम यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution। ये टर्म आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी सुना होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि जितना घोलना था घुल गया। अब अगर आपने एक भी चम्मच और डाला तो पीपीटी बन जाएगा, यानी अब वो उसको नहीं घोल पाएगा। अनसैचुरेटेड मतलब जब तक वो घोल रहा था, जब तक मतलब मैक्सिमम अमाउंट रीच नहीं हुई थी, तो अनसैचुरेटेड। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच more solute can be dissolved at the same temperature, and the solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution। ये जब इक्विलिब्रियम आएगा ना बच्चों, सैचुरेशन पे आएगा। कब आएगा ये इक्विलिब्रियम? सैचुरेशन पे आएगा। एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक सर्टेन 50 ग्राम पानी में जितना मैक्सिमम घुल पाएगा, मैक्सिमम जितना घुल पाएगा उसको हम सोल्यूबिलिटी भी कहेंगे, और उसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम आपका रीच भी हो जाएगा। आई होप ये पूरा जो सेगमेंट है, लास्ट स्लाइड और ये वाला स्लाइड सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम घोलना चाह रहे हैं गैस को लिक्विड में। अब हम किसी गैस को लिक्विड में घोलना चाह रहे हैं, तो पहले तो अपन ये रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। सर्टेन गैसेस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर लाइक NH3, HCl एक्सेट्रा, एंड सर्टेन गैसेस आर लेस सोल्यूबल इन वाटर लाइक O2, N2, हीलियम एक्सेट्रा। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बच्चों अब समझिएगा, ये जो गैसेस हैं, अगर मैं यहां पे सॉल्वेंट वाटर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं वाटर का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। ये इसमें बहुत बढ़िया से घुलते हैं। अगेन कारण बोलिए तो वही जो भी लास्ट स्लाइड में आपने देखा था, इनके अंदर दो कारण आपको देख सकते हैं। एक तो ये लोग एच बॉन्डिंग करते हैं, और चलो HCl अगर एच बॉन्डिंग भी नहीं करता तो भी ये पोलर तो है, और आप हमारा वाटर भी क्या है? पोलर है। तो देखिए वही वाली बात आ गई ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो क्योंकि ये लोग पोलर है तो पानी में दे आर हाईली सोल्यूबल। दे आर व्हाट? हाईली सोल्यूबल। बट व्हाई O2, N2 एंड हीलियम आर वेरी लेस सोल्यूबल? व्हाई? बोलो, आप ही बोलो। दे आर नॉन पोलर। ये सब क्या है? नॉन पोलर। तो बस, तो दे आर अनलाइक देन वाटर। दे आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक देन वाटर। सो दैट्स व्हाई दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। एक और चीज, बट फिर भी मान लीजिए मुझे जबरदस्ती भले ही नॉन पोलर को पानी में घोलना है, क्या कोई इलाज है? मुझे किसी नॉन पोलर को पानी में घोलना है। बेसिकली मुझे कोल्ड ड्रिंक बनानी है, मुझे CO2 जो कि नॉन पोलर है पानी में घोलना है। कोई इलाज है। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को समहाउ मॉडिफाई कर पाओ तो पॉसिबल है। अगर आप हाई प्रेशर अगर वहां पे क्रिएट कर पाओ तो पॉसिबल है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। आपने कई सारे बच्चों, आजकल एक सर्टेन ऐसे ठेले आ गए हैं जो लाइव सोडा बना के देते हैं। आप वहां पे जाइए, आप उनसे बोलिए कि मुझे सोडा वाटर पीना है, तो उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो CO2 को प्रेशराइज करके आपके सामने ही वाटर को सोडा वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही, तो उनकी जो मशीन है वो क्या कर रही है? प्रेशर बढ़ा रही है। तो प्रेशर बढ़ाने से वो वहां पे सोल्यूबिलिटी CO2 की बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ, बट अब ये भी आप बात जानते हो कि कोल्ड ड्रिंक अगर गर्म हो जाए या सोडा वाटर गर्म हो जाए तो उसके अंदर से वो फिज चला जाता है। सभी लोगों ने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को बेकार लगने लगती है अगर गर्म हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से वो जो कोल्ड ड्रिंक वाली बात है वो खत्म हो जाती है। तो वो कोल्ड ड्रिंक वाली बात क्या है? जब तक वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व थी तब तक वो कोल्ड ड्रिंक जैसी फील देती है। तो वो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाती है अगर कोल्ड ड्रिंक गर्म कर दी जाए तो ये वही वाली बात है। टेम्परेचर के बढ़ने पे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उससे डिसोल्यूशन, क्योंकि एक और चीज, डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब देखिए मैं इस बात को समझाता हूं आपको। कोई मान लीजिए, अभी मैं CO2 का एग्जांपल ही ले रहा था तो मैं CO2 का एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। CO2 जब तक गैस है
और मैंने इसको पानी में घोल दिया तो CO2 एक्वस बन जाएगा, राइट। ये देखिए, अब बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा अगर यहां पे यूज करूं तो सभी लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शैडलर्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ होगा। अब ली शैडलर प्रिंसिपल बच्चों क्या कहता है, पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस है इस गैस को एक्वस बनाने का जो प्रोसेस है ना बच्चों, उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। उसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम जानते हैं इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो बच्चों के इज हेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, व्हाई, बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टी होता है। एंड व्हाट इज के, इक्विलिब्रियम कितना फॉरवर्ड जाएगा उसका रेट है ये, ठीक है, कितना इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो बस अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शैडलर्स प्रिंसिपल की जानकारी है तो आप ये बात समझ पाओगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो के क्या होगा, कम, तो वही तो हम कह रहे हैं। अगर आप इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आने लगेगा, यानी CO2 एक्वस कम मिलेगी। और बच्चों वहीं पे अगर मैं बात करूं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे फिजिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होएगा जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा डेंसिटी ऑब्वियस बात है एक्वस की होगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट मारेगा। तो इस तरह से बच्चों अगर प्रेशर बढ़ेगा तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो बच्चों मैंने यहां पे थोड़ी सी हेल्प ली है ली शैडलर्स प्रिंसिपल की। अगर आपको याद है, अगर आपको ये प्रिंसिपल पता है तो आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे, और अगर नहीं भी पता है तो अभी के लिए आप इतना ये दिमाग में रख सकते हो कि प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, एंड यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन योर माइंड। ठीक है, चलिए मैं आगे बात बढ़ाता हूं। मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के साथ भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो बच्चों ये तो है आपकी गैस, ये क्या है आपकी गैस, दिस इज योर गैस, राइट। अब देखिए इस पे केवल अगर W1 मैंने वेट रख रखा है, ये एक तरह का पिस्टन है जो गैस को प्रेशराइज कर रहा है घुलने के लिए लिक्विड के अंदर। अब अगर बच्चों W1 ही यहाँ पे वेट है तो गैस थोड़ी बहुत ही घुल रही है। आप यहाँ पे जो ब्लैक डॉट देख रहे हो ये गैस की घुलने वाली अमाउंट को दिखा रहा है, तो बहुत कम यहाँ पे घुल रही है। बट अगर मैं एक और वेट रख दे रहा हूं, यानी मैं अगर प्रेशर बढ़ा दे रहा हूं, गैस के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, भाई mg फोर्स लगेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा गैस यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है। तो इस तरह से अगर वेट को बढ़ाया जाए बच्चों तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होने लगती है आपके लिक्विड के अंदर, जो कि इस वाले स्टेटमेंट को यहां पे प्रूफ कर रहा है। सो प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी यहां पे प्रूफ हो रहा है। अभी के लिए मैंने यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, मैंने टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं दिखाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे क्या है, effect of pressure on the solubility of gas, the concentration of dissolved gas is proportional to the pressure of the gas above the solution। तो वही बात यहां पे हो रही है। मूविंग ऑन द बच्चों, अब देखिए जो गैस का मैंने पार्शियल प्रेशर ऊपर रख रखा था, क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? एक बार वापस से पुरानी स्लाइड पे आते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि पार्शियल प्रेशर P1 था और यहां पे अब पार्शियल प्रेशर क्या हो चुका है, P2 हो चुका है, क्या आपको ये बात दिख रही है कि अगर मैं यहां पे गैस का इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन x1 मान रहा हूं, अगर मैं गैस का यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है इन द लिक्विड फॉर्म x1 मान रहा हूं, तो यहां पर x2 है। क्या आप मुझे बता सकते हो x1 और x2 में कौन बड़ा? याद रखना गैस का मोल फ्रैक्शन x1 x2 में कौन बड़ा, P1 P2 में कौन बड़ा? तो क्या हम ये बात देख पा रहे हैं कि P2 है ज्यादा P1 से तो x2 है ज्यादा x1 से? क्या ये बात यहां पे देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो वही वाली बात है बच्चों, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution at constant temperature। और अगर हम यहां पे लिख दें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अगर मैं हम यहां पे बोलते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देता हूं बच्चों, तो यहां पे आता है KH। KH इज बच्चों हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इट इज व्हाट? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये कहां से आया? हमने एक्सपेरिमेंटली HCl और साइक्लोहेक्सेन जो कि सॉल्वेंट है, HCl जो कि गैस है, इसके ऊपर हमने लिटरली पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जब प्लॉट करा तो ये ग्राफ लगभग एक स्ट्रेट लाइन जैसी आने लगी, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो आपको क्या मिलने लगा? KH मिलने लगा। तो हम यहां से KH हमने डिराइव करा है। तो बच्चों KH क्या होता है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड एज वेल एज टेम्परेचर। तो KH बच्चों जो भी आपका गैस है, लिक्विड है और टेम्परेचर है, इन तीनों चीजों का जो डिपेंडेंस होता है KH पे होता है। और KH के बढ़ने से
केएच बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और केएच का ज्यादा होना यानी सोल्यूबिलिटी लो। अगर केएच किसी गैस की ज्यादा है या केएच किसी सॉल्यूशन के लिए ज्यादा है तो वहां पे गैस कम सोल्यूबल होगी। अब मैं थोड़ी सी ये दोनों बातें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी अभी हमारा ये रिलेशन है P बराबर KH इंटू एक्स, ठीक है। अब बच्चों एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसके लिए KH की वैल्यू 3 इंटू या 9 बोल सकते, हाँ चलिए ये ले लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 2 है। और बच्चों याद रखना केएच की यूनिट क्या होगी, प्रेशर वाली यूनिट ही होगी यानी बार, क्योंकि बच्चों मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के लिए केएच है 3 इंटू 10 की पावर 2 बार, ठीक है। और मैंने ऊपर जो क्रिएट कर रखा है 3 बार प्रेशर क्रिएट कर रखा है। अब बच्चों सोचा जाए तो 3 बार जो प्रेशर है क्या कोई कम प्रेशर है, नहीं, अच्छा खासा प्रेशर है। 3 बार प्रेशर इज अ गुड अमाउंट प्रेशर, मतलब अपन बहुत ही कम प्रेशर तो नहीं कह सकते। बट अगर केएच की वैल्यू बहुत हाई है, जो कि यहां पे बहुत हाई है 3 इंटू 10 की पावर 2, एक काम करें इसको मैं किलो बार ले लेता हूं। सोचिए किलो बार, तो अगर मैं इसको किलो बार ले लूं, अब इमेजिन करिए केएच की वैल्यू कितनी बड़ी है इस 3 के मुकाबले। अब केएच की वैल्यू अगर बड़ी है तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को सेटल होना है तो क्या आपको क्या लगता है मोल फ्रैक्शन की कितनी वैल्यू आएगी? अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से वो आएगी 1/3 इंटू 10 की पावर -5। 1/3 इंटू 10 की पावर -5। अगर इतना मोल फ्रैक्शन रहे और इतना केएच रहे तब जाके 3 बार। तो अब आप क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर केएच इतना बड़ा होगा, केएच जितना बड़ा होगा और मोल फ्रैक्शन देखिए कितना छोटा आ रहा है, यानी गैस उतनी ही कम सोल्यूबल होगी। तो ये मैंने लास्ट वाली बात जो है आपको यहां पे प्रूफ करने की कोशिश करी है। और केएच हमारे हाथ में नहीं है। केएच जो है आपका यहां पे किस किस बातों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस, लिक्विड एज वेल एज टेम्परेचर पे यहां पे डिपेंड कर रहा है, और ये स्लोप के थ्रू हमें मिलता है। तो केएच इसके लिए जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी उतनी क्या होगी, कम, क्योंकि आप प्रेशर तो उतना ही लगाओगे पर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? और हाँ, अभी हमने सीखा था टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम होती है, तो वही वाली बात है केएच बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो आई होप ये जो एक्सप्रेशन है सभी को बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा। इसको और बढ़िया से समझने के लिए आइए इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करते हैं हम यहाँ पे, जो अगेन मेरी जो मैंने अभी बात आपको समझाई वो मोल फ्रैक्शन कम ज्यादा की और केएच के बड़े या छोटे होने की, वो बात आपको यहां से भी बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। आइए इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से देखेंगे और हम ना सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझने की भी कोशिश करेंगे। तो एक गैस है N2 गैस है जो कि वाटर में बबल की जा रही है। अब यहीं से आप एक तो समझ जाइए N2 नॉन पोलर, वाटर आपका पोलर, तो सोल्यूबिलिटी N2 की तो बहुत ही कम होगी। यहां से एक हल्का सा आइडिया आप जरूर ले सकते हो कि बहुत ही कम यहाँ पे N2 की मोल फ्रैक्शन रहने वाला है। और पूछ भी यही रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में कितना घुलेगा। तो ये और ये एक और बात ये अज्यूम की जाए कि N2 जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है 0.987 बार एग्जर्ट कर रहा है, और जो हेनरी लॉ है N2 का वो पाया जा रहा है 76.48 किलो बार। तो आ गई ना वही वाली बात, इतना हाई तो केएच है और प्रेशर भी इतना कम है, तो क्या ही मोल फ्रैक्शन बनेगा। एक आपको हल्का सा एक सॉल्व करने से पहले एक आइडिया आंसर का लग जाना चाहिए कि बहुत ही कम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होने वाला है। तो एक तो हेनरी लॉ बहुत बड़ा, और प्रेशर आप भी कोई इतना ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे हो, 0.987 बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। चलिए हमें तो सॉल्व करना है, हम तो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही आप यहाँ पे बहुत आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए, पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो आ जाएगा आपका P/KH। कितना आ जाएगा P/KH, जो कि हमने सॉल्व करी है। देखिए कितना छोटा मोल फ्रैक्शन आ रहा है। अब बच्चों जब ये मोल फ्रैक्शन इतना छोटा होता है, यहां पर आप अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप एक काम कर सकते हो। बताओ क्या भाई, मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं N2 का तो क्या होगा, कोई सोचे कि N2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ N2 बटे मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब मैं H2O के मोल्स को निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लीटर पानी दिया हुआ है, तो इसको मैं 1000 ml लिख सकता हूं। और पानी की डेंसिटी हमें हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, जरूरी नहीं है कि पानी की डेंसिटी क्वेश्चन दे, ये बात आप लोगों को समझना है। आप पानी की डेंसिटी ऑटोमेटिकली 1 ग्राम पर ml अज्यूम करके यूज कर सकते हो। तो अगर मैं पानी की डेंसिटी यूज कर लूं 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ गया, ठीक है। अब समझिएगा 1000 ग्राम, और मोल की बात करूं तो 1000/18 मोल,
पानी के मोल कितने हो गए 1000/18। अब मुझे बच्चों एक चीज पता है, अगर ये लगभग 55.55 भी है, N2 के उतने मोल्स तो नहीं आएंगे, कैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा मोल फ्रैक्शन इतना छोटा हो रहा है। N2 के मोल्स इसके मुकाबले बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों आप ये अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक अप्रोक्सीमेशन आप यहां पे ले सकते हो। आप N2 के मोल्स H2O के मुकाबले इग्नोर कर सकते हो। तो यहां पे आप इसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, और सिंपली जो आपका मोल फ्रैक्शन आ चुका है तो आप लिख सकते हो N2 के मोल्स बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मोल्स ऑफ वाटर। आप सिंपली सॉल्व करके मोल्स निकाल सकते हो N2 के। तो यहां पे आपको दो तीन बातें यहां से एक ही क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। पहली बात तो वही जो मैंने आपसे कहा, KH अगर बहुत बड़ा होगा और आप प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं लगाओगे, आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन कितना कम आ रहा है। और जब इतना कम मोल फ्रैक्शन अगर रहेगा बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर आप एक ऑपरेशन कर सकते हो, डिनोमिनेटर में H2O के मुकाबले। और एक और चीज, H2O की अमाउंट अच्छी खासी होनी चाहिए, H2O अच्छा खासा होना चाहिए, जो कि मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो उसके मुकाबले आप N2 के मोल्स को क्या कर सकते हो, इग्नोर। तो वहां से आप N2 के मोल्स बहुत इजीली यहां से निकाल सकते हो। 0.716 मिली मोल्स N2 ही पानी के अंदर घुलेगा। तो ये सारे तरह के जो वेरिएशंस एक ही सवाल में करके आपको देने की यहां पे कोशिश की गई है। आइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों अब हम यहां पे क्या चेक करना चाहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें, so the partial pressure of any volatile constituent of a solution at a constant temperature is equal to vapor pressure of pure constituents multiplied by mole fraction of that constituent in the solution at equilibrium। हमने रीड कर लिया, ये मैं इस बात को समझाता हूं। पहली बात तो बच्चों मान लीजिए ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, ठीक है, प्योर है। राइट नाउ ये क्या है बच्चों, प्योर है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम सभी लोग समझते होंगे। क्या होता है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे वो एनवायरनमेंट में से एनर्जी गेन करके वेपराइज होकर यहां पे ऊपर सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, और जिस सरफेस से ये लोग उठे हैं उसी सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करने लगते हैं, क्योंकि अब ये लिक्विड कौन से फेज में आ चुका है, गैसियस फेज में आ चुका है। तो मान लीजिए अगर ये ए लिक्विड था तो अब ये बन चुका है ए गैस। क्या बन चुका है बच्चों, ए गैस। और ये इसी सरफेस पे प्रेशर लगाने लगता है, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बट बच्चों अगर ये लिक्विड प्योर ना रहा, अगर ये लिक्विड क्या ना रहा, प्योर ना रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है। क्या डाल दिया है बच्चों, एक सोल्यूट डाल दिया, चाहे वॉलेटाइल चाहे नॉन वॉलेटाइल, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट मैंने अगर इसके अंदर एक सोल्यूट डाल दिया है तो बच्चों अब क्या होगा, वो जो सरफेस पे केवल ए के जो मॉलिक्यूल्स थे अब सिर्फ ए के नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सोल्यूट भी वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, थोड़ा थोड़ा सोल्यूट भी क्या कर लेगा, वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर देगा। तो मैंने सोल्यूट को स्क्वायर से दिखाने की कोशिश करी है बच्चों यहां पे। तो थोड़ा थोड़ा सोल्यूट भी अगर पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा तो सारा लिक्विड ऊपर नहीं आ पाएगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो वेपर तो अभी भी बनेगा, पर उतना नहीं बनेगा जितना प्योर में बन रहा था। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें पार्शियल प्रेशर जो ए का है वो कम हो जाएगा। तो पहले जो पार्शियल प्रेशर था अगर मैं उसको PA0 बुलाऊंगा, तो अब जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, विच विल बी PA विल ऑलवेज बी लेस देन PA0। यानी प्योर फॉर्म से तो जो आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का रहेगा वो हमेशा कम ही रहेगा। ये देखिए कम ही रहेगा हमेशा। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि सोल्यूट भी तो सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, तो जो पोजीशन उसने सरफेस की ले ली वहां से लिक्विड ऊपर आ नहीं पाएगा, तो इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखिए वही वाली बात हो रही है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोल्यूशन। तो मान लीजिए अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, तो अब जो उसका पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, याद रखना किसकी बात हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट टेंपरेचर पे इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या था, PA0। वेपर प्रेशर प्योर का क्या था, PA0 मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। तो अब अगर ये यहां पे आपके पास AB है और आपने कोई B भी इसके अंदर डाल दिया है, तो यहां पे आपको XA क्या होगा, XA विल बी मोल्स ऑफ A बटे मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यहां पर तो पहले सिर्फ A था, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 था आपका यहां पे, बट अब यहां पे A और B दोनों आ गया है। यहां पे क्या आ गया बच्चों, A और B दोनों आ गया है। तो XA जो आपका हो गया है
Na/Na प्लस NB। मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं ये चीज। तो ये अब यहां पे आपके पास हो गया XA विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो अब ये 1 नहीं रहा। क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं? अगर ये सॉल्यूशन है तो अब ये XA का मोल फ्रैक्शन 1 नहीं रहा। अगर ये 1 नहीं रहा तो अब आप इस बात को समझेंगे कि PA नॉट के बराबर नहीं होगा। PA नॉट के बराबर नहीं रहेगा। ऑब्वियस बात है, क्यों रहेगा? क्योंकि ये सॉल्यूशन का है। ये किसका है? सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, और ये आपका प्योर का पार्शियल प्रेशर है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा XA से। ये है बच्चों राउल्ट्स लॉ। क्या है ये? राउल्ट्स लॉ। आइए इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे तो ये फॉर्मूला भी हमें समझ में आने लगेगा, और यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं वो भी आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ाते हैं बात। अब मैं यहां पे जो सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं, सबसे पहले बच्चों लेने जा रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन। क्या लेने जा रहा हूं? लिक्विड, मतलब दो लिक्विड्स को मैं मिक्स करने जा रहा हूं। एक और चीज, अगर दोनों लिक्विड है तो दोनों वॉलेटाइल होंगे। वॉलेटाइल का बच्चों मतलब समझिएगा ये है, ये वाली बात, कि जो लिक्विड फॉर्म है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइलिटी। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है हम उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। तो ये वाली बात है कि मैं ए और बी जो दोनों लिक्विड मिला रहा हूं, दोनों वॉलेटाइल होंगे, दोनों अपना खुद का एक पार्शियल प्रेशर रखते हैं, दोनों अपना एक वेपर प्रेशर रखते हैं, जिसको हम पार्शियल प्रेशर के नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप PA और PB तो पार्शियल प्रेशर है जब सोल्यूशन है। PA और PB तो पार्शियल प्रेशर जब ये क्या है? सोल्यूशन है। ये देखिए, और PA नॉट और PB नॉट जो वेपर प्रेशर है वो तब के वेपर प्रेशर है जब ये दोनों प्योर थे, अलग अलग थे। जब ये दोनों क्या थे? प्योर थे। मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाता हूं आपको। ये देखिए, अगर सिर्फ ये A था और सिर्फ ये क्या था? B था, अभी मैंने इन दोनों को मिक्स नहीं किया है, तो इस वक्त जो इनकी वेपर्स बनेगी, और जो वेपर प्रेशर आएगा मैं कहूंगा PB नॉट, और यहां पे क्या कहूंगा? PA नॉट। बट अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और अब इसके अंदर A और B दोनों है, तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों इंक्लूडेड होगा, तो PA भी मिलेगा आपको और PB भी मिलेगा। पर अब मैं नॉट नहीं लगाऊंगा, अब मैं यहां पे नॉट नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि अब ये प्योर नहीं रहा, ये सॉल्यूशन के अंदर का पार्शियल प्रेशर है। तो सभी लोगों को ये टर्मिनोलॉजी यहां पे समझ में आ गई है, ये हम आगे तक अभी यूज करने वाले हैं। तो आइए क्या देखने को मिलता है? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? PA इज इक्वल टू XA PA नॉट। ये देखिए, अभी जो मैंने बात कही, PA इक्वल टू XA PA नॉट, और XA को आप क्या लिख सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? मेरे मोल बटे सबके मोल। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? मेरे मोल बटे सबके मोल। तो अगर मैं A हूं और सब में कौन कौन है? मैं और B, भाई दो ही तो लोग हैं, तो मेरे मोल बटे सबके मोल, Na बटे Na प्लस NB। तो ये हो गया। उसी तरह से PB क्या हो जाएगा? NB बटे Na प्लस NB। ये हो गया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं वेपर फेज का टोटल प्रेशर अगर देखना जाऊं तो क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, और यूजिंग दीज टू टर्म्स ये हो जाएगा। और अगर मैं एक ही मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इसको लाना चाहूं तो क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं बच्चों, दोनों मोल फ्रैक्शन का समीशन तो इक्वली 1 के बराबर ही होगा। भाई दोनों मोल फ्रैक्शन का समीशन हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होता है। तो देखिए, मैंने XB को क्या लिख दिया? 1 माइनस XA। तो जो आपका PS है, PS यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, वो आ गया XA PA नॉट माइनस PB नॉट प्लस PB नॉट। ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। ये आगे कहीं ना कहीं ग्राफ के फॉर्म में या डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। आपको वेरियस वैल्यूज दे दी जाती है और PS आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक, जो भी पीछे मैंने डायग्राम बनाया वो यहाँ पे भी बना के दे रखा है। तो देखिए, A और B लिक्विड फॉर्म में मिक्सड है, इनके कुछ Na मोल्स है, इसके कुछ NB मोल्स है, और टोटल जो सॉल्यूशन के अंदर, अब बच्चों समझिएगा, सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा XA प्लस XB बराबर 1। बट अब इनके जो वेपर्स बन रहे होंगे, यहां पे वेपर से बच्चों, ये जो भी बन रहा है क्या है? ये वेपर है। ये जो ब्लैक सॉलिड है इसके ऊपर वेपर है। तो वेपर A गैस भी बन रहा होगा, B गैस भी बन रहा होगा, और इनके जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उनको YA और YB के टर्म से हम बताएंगे। अच्छा, ऊपर भी टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा। भाई ऊपर भी जो मोल फ्रैक्शन होगा क्या होगा? 1 ही होगा। इस 1 को इग्नोर करेंगे सभी लोग। तो जो यहां पे भी मोल फ्रैक्शंस होंगे 1 ही होंगे। और ये देखिए, हम इसी
टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, गैसियस फॉर्म के टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, पीए और पीबी टोटल प्रेशर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये पूरा सेगमेंट सभी को इस डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा। और इस तरह का आपको टोटल प्रेशर यहां पे निकालना होता है, टोटल वेपर प्रेशर आपको यहां पे निकालना होता है, विच विल बी द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द वॉलेटाइल लिक्विड्स। ओके, मूविंग ऑन। बच्चों, डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या कोई समानता है, क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। हम जो तब से पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं वो डाल्टन्स लॉ से आता है और हम यहां पे इन चीजों को यूज कर सकते हैं। लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर बी वाई एंड वाई बी, अपन ने जो पीछे देखा। तो बच्चों, जो ए का पार्शियल प्रेशर है, अगर डाल्टन्स लॉ लगाया जाए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ गैस ही गैस है। डाल्टन्स लॉ हल्का सा मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बहुत ही समराइज फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए एक कंटेनर जिसमें सिर्फ गैस ही गैस है, जो मैं सर्कल से दिखा रहा हूं वो तो ए गैस है, और जो मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं वो बी गैस है। जो मैं स्क्वायर से दिखा रहा हूं वो क्या है बच्चों? बी गैस है, और ये कंटेनर है, राइट। अब समझिएगा, ध्यान, मैं एक चीज और कह दूं, यहां पे कोई लिक्विड नहीं है, यहां पे सिर्फ गैस है। तो अगर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर निकाला जाए तो डाल्टन्स लॉ ने हमें क्या बताया है, अगर आप सिर्फ ए का प्रेशर निकाल पाओ और अगर आप सिर्फ बी का प्रेशर निकाल पाओ और दोनों का प्रेशर अगर ऐड कर दो तो वही इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होता है। और फिर जो इनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू निकल सकती है बाय मल्टीप्लाइंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस कंटेनर मल्टीप्लाइंग बाय द टोटल प्रेशर। और उसी तरह से अगर आपको यहां पे पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है तो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये सारे रिलेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें डाल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर में पढ़ा दिया जाता है, उसको हमने यहां पे डायरेक्टली यूज करा है। तो अगर मैं पीए की बात करूं तो वो क्या होगा बताइए। अब यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो वाई ए पी एस, और यही अगर डाल्टन्स वो राउल्ट्स लॉ से समझे तो वो क्या था, एक्स इंटू पी ए नॉट। उसी तरह से पीबी बराबर वाई बी पी एस एक्स बी इंटू पीबी नॉट। और अब यहां पे आप एक्स को क्या लिख सकते हो, वाई ए पी एस बटे पी ए नॉट, एक्स बी को क्या लिख सकते हो, वाई बी पी एस बटे पीबी नॉट। और अगर ऐड करो जो कि 1 के बराबर होगा तो ये भी 1 के बराबर होगा। तो बच्चों, अब हमें जो यहां पे मिल गया है पीएस और वाई बी के अंदर हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। ये बात याद रखना, ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस को लेकर, वेपर फेज मोल फ्रैक्शंस को लेकर रिलेशन है। ये आपका क्या है, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन को लेकर रिलेशन है। और हमने जो पहले देखा था ये वाला, ये जो हमने देखा था बच्चों, ये याद रखना, लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन को लेकर ये रिलेशन है। तो इस बात को समझो, ये भी पीएस का रिलेशन था, ये भी पीएस का रिलेशन है, पर ये लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन का है। और ये भी पीएस का ही बोल सकते हैं एक्सप्रेशन है, बट ये किसको लेकर है, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन को लेकर है। और ये दो एक्सप्रेशन बहुत यहां पे मेजर है, इसी के ऊपर मेनली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है, हेंस द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लिक्विड फेज एज पीएस इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन, एंड वेपर फेज के लिए ये आप लिख सकते हो। आई होप ये दोनों जो एक्सप्रेशन है सभी को समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम लिक्विड और वेपर फेज को कंपेयर करें, थोड़ा सा अगर यहां पे कंपेयर करें, तो वाई ए बटे वाई बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए बटे पी एस, पी बी बटे पी एस, अगर लिखे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों, ए और बी हम दो जो मिक्स कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक ज्यादा वॉलेटाइल होता है और एक कम वॉलेटाइल होता हो। वॉलेटाइल का अगेन यहां पे मतलब क्या रहेगा, ए ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होता है, बी कम होता है। अगर ऐसा होगा ना बच्चों, तो पी ए नॉट यानी प्योर फॉर्म में जो ए वेपर प्रेशर देता होगा वो प्योर फॉर्म में बी से ज्यादा होता होगा। तो प्योर फॉर्म में ए जो वेपर प्रेशर देता होगा वो बी से ज्यादा होता होगा। और अगर ऐसा है तो बताइए अब इस रेशियो का क्या हुआ, बताइए इस रेशियो का क्या हो गया, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया। ये वाला जो रेशियो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अब आप देखिए नीचे क्या हो गया, तो बस अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो वाई ए बटे वाई बी विल बी ग्रेटर देन एक्स ए बटे एक्स बी, वाई बटे वाई बी विल बी ग्रेटर देन एक्स ए बटे एक्स बी, क्योंकि ये रेशियो भी इनसे ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों अगर आप इस चीज को अगर आप फील करो, इसको थोड़ा सा अगर आप इसको फीलिंग में देखो, ये रेशियो का इस रेशियो से बड़ा होने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने ए 0.6 लिया था, ए एक्स ए,
यानी लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 लिया था और एक्स भी अगर आपने 0.4 लिया था, तो वाई ए और वाई बी 0.6 और 0.4 नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। इनफैक्ट हो सकता है वाई ए आए 0.8 और वाई बी कितना है 0.2। यानी वेपर फेज में ए ज्यादा आपको वेपर में मिलेगा, ज्यादा गैस के फॉर्म में ए आपको ज्यादा मिलेगा, है ना, और बी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए ज्यादा वॉलेटाइल था। तो वही तो बात है, ए ज्यादा वॉलेटाइल था इसलिए आपको यहां पे देखने को ऐसा मिलेगा। इस पे बहुत बढ़िया थियोरेटिकल सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन दे दिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होते हैं बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, है ना। मूविंग ऑन, इट मीन्स, मैंने लिखकर भी दिया हुआ है, इसको थियोरेटिकल भी दे रखा है। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फॉर्म इज रिलेटिवली ग्रेटर देन दैट इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड में आपने जितना लिया था, वेपर में ए क्या मिलेगा, रिलेटिवली ज्यादा मिलेगा। हेंस इन एनी आइडियल सॉल्यूशन वेपर इज ऑलवेज मोर रिचर। Hence, in any ideal solution, vapor is always more richer in the more volatile component relative to liquid. जो ज्यादा volatile होगा तो वेपर में वो ज्यादा रिच मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा एज कंपेयर टू लिक्विड। ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई। अब मैं यहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉलिड की एग्जांपल लेने जा रहा हूं। अभी तो हमने लिक्विड लिक्विड देखा था, अब देख रहे हम सॉलिड इन लिक्विड। अब बच्चों एक चीज समझिएगा, अगर सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड तो वेपराइज कभी नहीं होता है भाई, सॉलिड वेपर बने तो सब्लिमेशन होए, तो यहां पे हम सब्लिमेशन की कभी बात नहीं करेंगे। अब अगर सॉलिड में एज अ सॉल्यूट ले रहा हूं, सॉल्यूट के तौर पे अगर मैं सॉलिड ले रहा हूं, तो हम सॉलिड का कभी भी वेपर प्रेशर कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब ये बहुत सिंपल होने वाला है। तो देखिएगा, ए क्या है आपका, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है और बी आपका वॉलेटाइल लिक्विड है। तो अब राउल्ट्स लॉ के अंदर क्या होने वाला है, पी ए नॉट वाली टर्म खत्म हो गई। पी ए नॉट वाली टर्म क्या हो गई बच्चों, खत्म हो गई, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। तो बस आपका पी एस बराबर एक्स बी पी बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, पीवी नॉट क्या है, या पी नॉट ही अब इसको बोलो, पी बी भी क्यों बोले, पी नॉट ही बोलो, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बस ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ये हो गया। तो पी एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, वही एक्स बी को आप लिख दोगे एक्स से, तो एक्स के टर्म्स में आ गया आपका। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों यहां पे एक चीज और देखने को, एक और कोशिश यहां पे की जा रही है कि वेपर प्रेशर, ये बात तो सही है कि जब ये सॉल्यूशन बनाएगा तो वेपर प्रेशर रिलेटिवली कम हो जाएगा, प्योर फॉर्म के मुकाबले तो कम हो जाएगा ना वेपर प्रेशर। कितने से कम होएगा, अगर मैं रेशियो लेना चाहूं कि कितने से कम होएगा, तो क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इस न्यूमरेटर को समझो बच्चों, अगर मैं ए ना डालता, अगर मैं ए ना डालता तो ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर मिल रहा था, ए डाल दिया तो पीएस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पीएस मिल रहा है। तो यहां पे ए एक्सक्लूडेड और यहां पे ए इंक्लूडेड, यहां पे ए आपका क्या है, इंक्लूडेड। तो पी नॉट जब ए नहीं है, पीएस जब ए है, देखिए ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये इसको क्या बोल सकते हो आप, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। और अगर मैं इनिशियल से इसको डिवाइड कर दूं तो अब ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये आपका आ गया, जो कि एक्सए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एक्सए। एक्सए समझिएगा, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मोल फ्रैक्शन, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये इसके बराबर होगा आर एल वीपी। इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, आर एल वीपी। आर एल वीपी विल बी इक्वल टू, आर एल वीपी विल बी इक्वल टू नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मोल फ्रैक्शन। ये देखिए आपको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की गई, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्रेशन में कुछ रेसिप्रोकल लेकर कुछ करने की कोशिश की गई। तो यहां पर जो आपके पास आ रहा है पीएस अपॉन पी नॉट माइनस पीएस, अब आपका आ गया एन बी बटे एन ए। तो ये कुछ एक्सप्रेशन यहां पे बन रहे, तो पीएस माइनस पीएस बटे पी नॉट माइनस पीएस बटे पीएस इज इक्वल टू एन ए बटे एन बी। एन ए बटे एन बी मतलब वही मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल बटे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये रेशियो आपके आ गए, ये रेशियो आपके कहीं ना कहीं यूज आते रहेंगे। तो जो भी मैंने बॉक्स में बच्चों बना के दिए आपको, जो भी आप मैंने बॉक्स में कैप्चर कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन से इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। तो आइए कोई एक आगे अपन इस पर एक न्यूमेरिकल भी करेंगे,
पर उससे पहले जब हम सॉल्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो यहां पे लगे हाथ हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? बच्चों अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे, जहां पे मैं एक्सप्रेशन लिख रहा था पीएस बराबर एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, अगर मैं यहां पे इक्वल बना रहा था ना बच्चों, तो वो इक्वल इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? आइडियल सॉल्यूशन की। बट अगर कहीं ये इक्वल ना रहे, या तो लेस हो जाए या मोर हो जाए, तो बच्चों ये एग्जांपल होगा आपके किसका? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो अगर पीएस ग्रेटर हो जाए इस एक्सप्रेशन से या पीएस लेस हो जाए इस एक्सप्रेशन से, तो फिर वो नॉन आइडियल के एग्जांपल होते हैं। तो आइए समझते हैं, इसको डेप्थ में समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, अब सुनिए, द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ने यही कहा था, विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप चाहे एक्स से एक्स बी की कुछ भी वैल्यू लीजिए, अगर कोई राउल्ट्स लॉ को ओबे करे तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए, ये अब मैंने प्रॉपर डिफरेंसेस बना दिए हैं। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट लॉ एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन, बट नॉन आइडियल में दो तरह के डेविएशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या होता है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव आप लोग समझ ही गए, तो मैं दिखा देता हूं पॉजिटिव का क्या मतलब रहेगा। पॉजिटिव का बच्चों मतलब ये रहेगा कि पीएस विल बी ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट। एक्सपेरिमेंटली ऑब्वियस बात है, पता भी कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इससे राउल्ट्स लॉ जो देता उससे ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और एक्सपेरिमेंटली अगर ये पता चले कि राउल्ट्स लॉ जो टोटल प्रेशर देता उससे कम टोटल प्रेशर अगर आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है, तो हम उसको नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। और इसके कारण हम जानना चाहेंगे। तो देखिए, ये ऑब्वियस बात है, दोनों राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अब सुनिए, जब आइडियल सॉल्यूशन होता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? जीरो होती है। इसका मतलब ना तो कोई हीट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ना तो हीट लूज होती है ना गेन होती है, तो नाइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब। बट जब पॉजिटिव डेविएशन होता है बच्चों, तो आपको हीट देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक, यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो बच्चों उससे एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है ना? तो यहां पे हीट इज इवॉल्व। ओके, जब आइडियल सॉल्यूशन होता है तो आपने जो ए का वॉल्यूम लिया है और जो बी का वॉल्यूम लिया है, मान लीजिए 10 ml लिया या 20 ml लिया, तो मिलाकर 30 ml ही आपको मिलेगा, यानी कुछ भी वॉल्यूम में आपको चेंज नहीं मिलेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे एलैबोरेट करूं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जो भी आप कहें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस बोथ वॉल्यूम, ये जीरो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। बट जब नेगेटिव डेविएशन होगा बच्चों, तो ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा दोनों के इंडिविजुअल वॉल्यूम के मुकाबले। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी अगली स्लाइड में आपको समझ में आएगा, बट अभी तो आप ऑब्जर्व करते हो चलो। अभी तक दो बातें यहां पे आपको देखने को मिली, एक तो एनर्जी लगानी पड़ रही है, अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला आपको सॉल्यूशन बनाना है एनर्जी लगानी पड़ रही है। दूसरी बात, यहां पे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, दोनों ए और बी का जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। यहां पे एक तो एनर्जी मिली, उल्टा वॉल्यूम कम हो गया। आपने 10 और 20 अगर मिलाया तो यहां तो 40 हो गया और यहां 25 रह गया, तो 10 और 20 मिलाने पे तो 30 बनता है, यहां पे 40 हो गया और यहां पे क्या रह गया? 25 रह गया, यहां पे उल्टा कम पड़ गया। तो ये हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आते हैं रीजन, जो कि पांचवा पॉइंट आपको सारे रीजन एक्सप्लेन करेगा। बच्चों हमने ए और बी जब मिलाया था, तो बच्चों समझिए ए भी लिक्विड था, बी भी लिक्विड था। लिक्विड अगर कोई होता है तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस तो होते ही होते हैं। जब अकेला ए था और अकेला जब बी था, तो जो उनके अंदर इंटरेक्शंस थे, सेम तरह का इंटरेक्शन, सेम बोल सकते हैं सेम आपसी लगाव ए और बी में भी क्रिएट होता है। मतलब ना तो बहुत ज्यादा लगाव क्रिएट होता है, ना बहुत कम लगाव क्रिएट होता है। जैसा ए में मॉलिक्यूल में लगाव था, जैसा बी में लगाव था, एग्जैक्टली डेसिमल में भी एग्जैक्ट ए और बी में इंटरेक्शन क्रिएट होते हैं। तो मतलब ना तो खुशी होती है ना गम होता है, ना तो एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे आपस में मिल जाते हैं जैसे पहले से मिलते आ रहे हो। कोई मेरी बात समझ गया ना? तो इंटरेक्शन शुड बी सेम, ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड कैरेक्टर। तो लगभग सेम सी प्रॉपर्टीज होती है, कोई अलग सा व्यवहार नहीं होता है।
तो ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, ना वॉल्यूम कम होता है ना वॉल्यूम ज्यादा होता है। बट अब बताइए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता होगा। बच्चों पॉजिटिव डेविएशन में यह होता है कि जो ए में अट्रैक्शन था और जो बी में अट्रैक्शन था, ए और बी में उसके मुकाबले बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, एकदम ना के बराबर। ए और बी एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे, एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं करते एक दूसरे को। तो जब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो अगर आप दोनों को मिला दोगे तो क्या होएगा, क्या वहां से एनर्जी रिलीज होगी, क्या खुशियां वहां पे फैलेगी? नहीं, लड़ाइयां होगी। लड़ाइयां यानी वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वहां पे आपको अगर इन दोनों को मिलाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, यानी ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर लड़ाइयां होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिपल्शंस क्रिएट होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बच्चों ये तरीके हो सकते हैं इनको याद रखने के। बेसिकली रीजंस तो आपको मिल ही रहा है, बट इसको याद कैसे रखोगे, इसमें दिमाग का एक विजुअल आपको चाहिए होता है। अगर ये पूरा टॉपिक आपको याद रखना है तो इस तरह का मैं आपको एक विजुअल देना चाह रहा हूं। कैसे याद रखोगे, ए और बी में भले किसी भी तरह के इंटरेक्शन थे, ए में और बी में, ए और बी एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, उनके बीच में इतना झगड़ा है। तो झगड़ा होने के कारण एक तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, साथ ही साथ वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये देखिए यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है। और ए और बी के साइज, शेप और कैरेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंदर जाएं कि क्यों एक दूसरे से नहीं मिल, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग कल्चर के हैं। तो ए का कल्चर अलग है, बी का कल्चर अलग है। ए की साइज, शेप, कैरेक्टर अलग है, बी की साइज, शेप और कैरेक्टर क्या है, बिल्कुल अलग है। इसलिए इनके बीच में इंटरेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। और अब अगर आप समझ गए होंगे नेगेटिव में क्या होने वाला है। नेगेटिव में होने वाला है कि ए और बी में जितना भाईचारा नहीं था, इतना ज्यादा भाईचारा ए और बी में आ गया। इतना ज्यादा ए और बी में अट्रैक्टिव फोर्स आ गया कि एनर्जी रिलीज होने लग गई। एनर्जी क्या होने लग गई, रिलीज होने लग गई। इतना आपस में घुल मिल गए कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके स्पेस नहीं बची उस सॉल्यूशन के अंदर, स्पेसेस की कमी पड़ गई। ए और बी इतना बढ़िया से इंटरेक्ट होने लग गए कि एनर्जी हो गई रिलीज, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ए और बी में भी साइज, शेप और कैरेक्टर का बहुत डिफरेंस है, पर वो जो डिफरेंस है वो फेवरेबल है, वो दोनों को मिलवा रहा है। यहां पे ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स आ जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव डेविएशन कर जा रहा है। एक और चीज, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम इन द प्योर लिक्विड एंड द सॉल्यूशन। तो अब आते हैं, तो वेपर में क्या हो रहा है, पीएस क्यों चेंज हो रहा है, पीएस का क्या हो रहा है। तो पीएस यहां पे इसलिए इक्वल है, पीएस यहां पे इसलिए इक्वल है क्योंकि जो इंडिविजुअली पीए देता और जो इंडिविजुअली पीबी देता, एग्जैक्टली वही ऐड होकर पीएस हो रहा है। मतलब इंडिविजुअली अगर मैं पीए देखूं, पीए विच विल बी इक्वल टू पीए नॉट और एक्सए, और इंडिविजुअली अगर पीबी देखूं तो एग्जैक्टली वो ऐड होकर पीएस हो रहा है। बट यहां पे क्या हो रहा है, ए और बी ज्यादा एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, ज्यादा एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज्यादा एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो पीएस आपको देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल अगर ये होते तो उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको जो टोटल वेपर प्रेशर हो क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा। अगर ये इंडिविजुअल अलग अलग बनाते उससे ज्यादा आपको देखने को यहां पे मिलेगा। और यहां पे क्या हो रहा है, एस्केप हो ही नहीं रहे। नेगेटिव में क्या हो रहा है, अब ये बाहर जा ही नहीं रहे, क्योंकि आपस में इतना सॉल्यूशन फॉर्म में इतना भाईचारा हो गया कि वेपर बन ही नहीं रहा है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी इज लोवर्ड, यानी लोअर वेपर प्रेशर देन आइडियली। आई होप सभी लोगों को एक विजुअल मिला। और तब से जो मैं एरो लगा रहा हूं वो देखो, लास्ट में मैंने सारे एरो आपको दे रखे हैं। कुल मिलाकर बच्चों थोड़ा सा ये समझने का भी है और थोड़ा विजुअल का भी है। जितना अच्छा आपका इसका विजुअल होगा, आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ प्रेजेंटिंग देयर एग्जांपल्स, आपको यहां पे इनके एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं। बच्चों मुझे एक चीज बोलनी पड़ेगी, ये एग्जांपल्स आपको डायरेक्ट याद करने हैं। तो दुखद सूचना है, बट हाँ यही सूचना है कि ये लिटरली याद करने हैं। मेंस और एडवांस की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन में 4 इस तरह के सॉल्यूशन देकर पूछा हुआ है, बताइए नेगेटिव डेविएशन वाला कौन, पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन। तो ये आपको याद तो करने, मैं हल्का फुल्का यहां पे आपको ट्रिक देने की कोशिश जरूर कर सकता हूं बच्चों, पर वो ट्रिक यूनिवर्सल नहीं है, मतलब वो हर जगह अप्लाई नहीं होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे बात तो यही रहेगी कि आपको याद करनी है। पर हाँ एक ट्रिक मैं आपको यहां पे देने की जरूर कोशिश कर सकता हूं। ट्रिक बहुत ही, मैं कहूंगा अगेन, बहुत ही बेसिक ट्रिक है। आइडियल सॉल्यूशन आमतौर पे आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे 2 लोग आपको मिलेंगे जिनका लगभग फॉर्मूला सेम सा है, दूसरे बंदे में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा। जैसे आप पहले एग्जांपल देखिए, आइडियल की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं। आइडियल कैसे याद करें, बेंजीन, बेंजीन आप सभी लोग जानते हो, बेंजीन है ना, ये बेंजीन हो गया। अब इसी तो बेंजीन तो आपका ए,
ए, बी में क्या होगा, एक CH3 लग जाएगा, तो एक हल्का सा मॉडिफिकेशन होगा और वही बंदा बी होगा। आगे देखिए एन हेक्सेन, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये एन हेप्टेन, समझ गए। तो एक हल्का सा मॉडिफिकेशन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। तो देखो याद हो ना हो, ऑप्शन में आप कम से कम मैच करके टिक तो कर सकते हो, तो वो करने का मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं, हल्का हल्का सा मॉडिफिकेशन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देखिए CCl4 SiCl4, C2H4Br2, C2H2Cl2, C2H5Br, C2H5Cl। तो एक एक एलिमेंट, एक एक चेन का एक एक मेंबर, जो इस तरह का मॉडिफिकेशन कहीं अगर आपको दिखे तो ये आइडियल होता है। क्या होता है, आइडियल। अब मैं पहले आपको नेगेटिव डेविएशन वाले सिखाना चाहूंगा। अभी अभी हमने क्या देखा, जिनमें खूब सारा भाईचारा, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन जिसमें मिले हैं, तो वो नेगेटिव। तो आमतौर पे ऐसे लोगों में या तो एच बॉन्डिंग आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, एच बॉन्डिंग। जैसे देखो ये वाला केस, एच बॉन्डिंग, मिथेनॉल और एसिड, ये एसिडिक एसिड, ये देखिए एच बॉन्डिंग, ये देखिए इसमें HCl हालांकि एच बॉन्डिंग नहीं करता है, बट बोल सकते हैं पोलर है तो इसलिए, पर पानी तो एच बॉन्ड कर सकता है। नेक्स्ट एसिडिक एसिड, अगेन इसमें भी एच बॉन्डिंग नहीं है, पर इसमें भी नहीं है, बट ले देकर अगर सोचा जाए तो कुछ जिसमें एच बॉन्डिंग है एटलीस्ट आप उसको नेगेटिव डेविएशन मान सकते हो। बट जैसे कि मैंने कहा कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, क्योंकि एच बॉन्डिंग तो यहां पे तो होती है, तो इसको आप दो एक्सेप्शंस की तरह ट्रीट कर सकते हो कि दो एक्सेप्शंस है, क्योंकि इन दोनों में बच्चों एच बॉन्डिंग होती है पर ये पॉजिटिव डेविएशन है। वाटर और मिथेनॉल, वाटर और इथेनॉल, ये पॉजिटिव डेविएशन है, एच बॉन्डिंग होती है, बट क्या करें, याद रखना है। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें बेसिकली बहुत दूर दूर के लोग आपको मिलेंगे। एसीटोन और CH2 कोई नाता नहीं आपस में। एसीटोन कैसा होता है, एसीटोन ऐसा होता है, बिल्कुल ही दो कोई रैंडम जैसे ले लियो। देखिए बेंजीन और एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन में क्या नाता, क्या इंटरेक्शन होगा बेंजीन, ये बेंजीन तो ऐसा होता है, और एसीटोन तो जो बहुत दूर दूर के होंगे, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेन अलग ही चीज है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इथेनॉल एक अलग चीज है। तो जिनमें कोई नाता ना हो ना, वो पॉजिटिव डेविएशन। ले देकर मैंने कुछ कोशिश करी है, बट आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं और देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैंने थोड़े से यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिखाए हैं, तो बच्चों यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है यहाँ पे जो कि 0 है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है 0। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर सोचना चाहो तो ये है PA का ग्राफ, विच विल बी PA नॉट XA, विच विल बी व्हाट, PA नॉट XA। और ये जो ग्राफ है ये है PB का ग्राफ, विच विल बी इक्वल टू PB नॉट XB। और बच्चों अगर XB और XA एक्स एक्सिस है तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, नहीं होगा, तो वही तो बना रखा है। देखिए ना PA, ये XA बराबर 0, ओरिजिन से यहां से चालू हुआ भाई, XA बराबर 0 यानी XA का ओरिजिन ये है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको यहां पे मिल रही है ना। और उसी तरह से XB का ओरिजिन यहाँ पे, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन, वही y बराबर mx के हिसाब से। और स्लोप क्या है यहाँ पे, PB नॉट, स्लोप यहाँ पे क्या है, PB नॉट, यहाँ पे PB नॉट और यहाँ पे PA नॉट। और देख सकते हो PA और PB जब रीच कर जाएंगे तो टोटल प्रेशर की वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये तो स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बट जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो या तो ग्राफ ऊपर से जाएगा या ग्राफ क्या जाएगा, नीचे से जाएगा। तो बच्चों आइए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। तो जो पहला सवाल है वो यहाँ पे लिक्विड ए और लिक्विड बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और कैलकुलेट करिए वेपर फेज, calculate the vapor phase pressure of solution having 40% mole percent of A in the vapor at equilibrium। तो बच्चों पहले तो आप इस डेटा को यहां पे समझिएगा कि वेपर में जो 40% मोल परसेंटेज है वो निकालते हुए आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पे निकालना है। बेसिकली अभी तक हम जो पीएस देखते आ रहे थे, पीएस, आपको वो पीएस निकालना है। और सवाल ने जो आपको डेटा दे रखा है वो वाई के अनुसार दे रखा है। वाई ए अगर 40 मोल परसेंट है तो आप उसको फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो वाई भी बताइए कितना हो जाएगा, वाई भी आपका 0.6 हो जाएगा। और हम बहुत इजीली जो अभी तक हम ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे, इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो 1/PT इक्वल टू, अच्छा PA नॉट और PB नॉट आपको दे ही रखा है, तो 0.4/80 प्लस 0.6/30 और आपका यहाँ पे 40 सेंटीमीटर Hg जो है यहाँ पे आपका PS बहुत इजीली यहाँ पे आ जाता है।
आते हैं एक और तरह के क्वेश्चन के ऊपर, लिक्विड ए और लिक्विड बी वापस से एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म अबव द लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% मोल परसेंट ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत बढ़िया ये सवाल है, ये बात ध्यान से समझिएगा। निकालना क्या है, मुझे जो लगता है आपको वाई ए निकालना है, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फॉर्म अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। अब आपको दे रखा है लिक्विड सॉल्यूशन जिसका मोल परसेंटेज 25% ए है। तो आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं तो आपको एक्स से 0.25 दे रखा है, आपको एक्स से 0.25 दे रखा है, वाई आपको निकालना है, और ऑब्वियस बात है पी ए नॉट और पीबी नॉट दे ही रखा है। तो अब बच्चों कैसे करोगे आप, आपके पास इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप अगर आपको एक्स से पता है तो एक्स बी भी पता ही है, 0.75 हो जाएगा, या तो आप पीएस निकाल लीजिए, पीएस निकाल लीजिए इस वाले फॉर्मूले से, और फिर आप जानते ही हो वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी या पी एस, आप इसके तहत वाई निकाल सकते हो, या फिर एक ही फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करते हो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप जैसे भी निकालोगे, अगर आप यही फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर सही आ जाएगा। तो अगर हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2/17 इसका आंसर आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए एक एक आपको न्यूमेरिकल जो कि इतने ही इजी होते हैं मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, बच्चों अगला जो सेक्शन है इस चैप्टर का उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन which depends on the number of solute particles irrespective of their nature। नेचर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नंबर किससे पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कितने टोटल सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे है, इससे फर्क जिन प्रॉपर्टीज पे पड़े उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो वापस से अगर इसको पूरी लाइन को समझाऊं तो सोल्यूट पार्टिकल की मात्रा से जिन प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ने लगता है सॉल्यूशन के, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हम यहाँ पे चार तरह की मेनली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी का हम नाम पहले ले चुके हैं RLVP, हम पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने आपको समझाया भी था कि लोअरिंग होती भी क्यों है। नेक्स्ट एक और जो नई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को समझे। तो ये प्रॉपर्टी वैसे तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट एक बार फिर से हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो याद करेंगे वापस से वो कंटेनर जिसके अंदर हमारा लिक्विड था, इसके अंदर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे आके वेपर में कन्वर्ट हो सकते थे और हो जाते हैं। तो ये तो प्योर फॉर्म की बात हुई। मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ ए है, इस अगर यहाँ पे एग्जांपल में सॉल्वेंट को बी लिया जा रहा है तो ये तो सिर्फ क्या है, बी है, राइट। ये तो हो गया प्योर वाला। और अगर मैं बात करूं कि अगर अब मैंने इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ए डाल दिया, जो कि मैं स्क्वायर की तरह दिखाऊंगा, तो सरफेस पे वो भी ऑक्यूपाई करेगा, तो उतनी ज्यादा वेपर यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगी जितनी वेपर यहाँ पे जनरेट हो रही थी, तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो देख सकते हो, when a non-volatile solute A is dissolved in a pure solvent B, the vapor pressure of the solvent is lowered. That is, the vapor pressure of a solution is always lower than that of the pure solvent because the escaping tendency of solvent molecule decreases. आपके solvent molecule escape ही नहीं हो पाते हैं। If at a certain temperature constant रखते हुए, अगर P नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो जो लोवरिंग हो रही है आप उसको कैसे बोल सकते हो, P नॉट माइनस PS। और अगर आप इसको रिलेटिव करना चाहते हो तो आप जो प्योर फॉर्म में उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो यहाँ पे सॉल्व होकर हमने देख चुके, हम सॉल्व कर चुके, XA के बराबर आता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आता है। और साथ ही साथ हम इसको पहले भी अप्लाई कर चुके हैं कि अब मान लिया जाए कि सोल्यूट बहुत ही कम लिया गया है। अगर सोल्यूट बहुत ही कम लिया गया है तो आप सॉल्वेंट के मुकाबले उसके मोल्स को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो अब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये जो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू एन ए बटे एन बी, और एन ए बटे एन बी आ जाएगा आपका डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू एम बी बटे डब्ल्यू बी, ये इसके बराबर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोवरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज। एक सुक्रोज मिलाया जा रहा है 50 ग्राम सुक्रोज टू 500 ग्राम पानी
इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दिया जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे 23.8 और आपसे पूछ रहा है कितना वेपर प्रेशर लोवरिंग होगा। अब वेपर प्रेशर लोवरिंग मतलब आप समझ गए होंगे, आपको पी नॉट माइनस पी एस निकालना है। हमेशा ये पहले आपको फिगर आउट करना है कि निकालना क्या है, तो आपको बेसिकली पी नॉट माइनस पी एस निकालना है। पी नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई है, पी नॉट की वैल्यू 23.8 है, तो निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे बताइए? तो वही रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पे आपके पास स्मॉल एन इसके मोल से सुक्रोज के, तो अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं तो एन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.146 आ रहा है, और कैपिटल एन यानी पानी के जो मोल्स आ रहे हैं 27.78 आ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डेल्टा पी निकाल लें तो ये आ रहा है आपका, तो डेल्टा पी अगर आप निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आपका ये आ जा रहा है 0.124 mm ऑफ Hg, यहाँ पे आपका डेल्टा पी आ जा रहा है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, मैंने यहाँ पे पी नॉट को मल्टीप्लाई करा इधर, तो 23.8 क्या है आपका यहाँ पे पी नॉट है, तो बस डेल्टा पी यानी पी नॉट माइनस जो पी एस है वो आपका आ जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट। तो ये सॉल्व होकर कितना आ रहा है 0.124 mm ऑफ Hg यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप एबिलियोस्कोपी भी कह सकते हैं। बच्चों सबसे पहले तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को समझे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो लिक्विड सॉल्वेंट है और जो गैसियस सॉल्वेंट है वो आपस में इक्विलिब्रियम पे होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसा प्रेशर, तो बॉइलिंग पॉइंट जब जब हम बोलते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट नाम लेते ही हमें डायरेक्ट वाटर का टेम्परेचर याद आता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बच्चों एक चीज हमें यहाँ पे हमेशा समझनी है कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ प्रेशर का कांस्टेंट भी होता है, मतलब प्रेशर भी उसके अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो पानी का जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तब होता है जब हम प्रेशर क्या ले रहे होते हैं, 1 atm प्रेशर हम ले रहे होते हैं। तो जब लिक्विड और वेपर दोनों का जब जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाता है, तब उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और स्पेशली हम उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या, जब प्रेशर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो देखेंगे बच्चों, अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करता था प्योर सॉल्वेंट को लेकर, तो ये ग्राफ ऐसे जाता था, ऐसा, राइट। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट को लेकर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे जाता है। बट यही प्योर सॉल्वेंट में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देता हूं, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से अब इस सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे लोअर स्लाइड कर जाता है, और अब ये ग्राफ इधर कहीं आता है। तो अब आप इस बात को समझेंगे कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहता हूं प्योर सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूशन का भी, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, हम बॉइलिंग पॉइंट कब डिफाइन करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमारा प्रेशर रीच हो जाए, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 atm है तो वो रीच हो जाए। वहीं पे जो आपका टेम्परेचर आता है इस y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, जो आपका x कोऑर्डिनेट आता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब तक ये प्योर था तब तक ये आता है टीबी नॉट, और अगर मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं तो टीबी नॉट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वाटर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को लूं तो टीबी नॉट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर मैंने उसके अंदर कोई सोल्यूट मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl अगर मिला दिया यहाँ पे, तो फिर बच्चों ये 100 डिग्री सेल्सियस से आगे खिसक जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बच्चों, एलिवेट हो जाता है। आगे जो टीबी आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा, और ये क्यों होगा इसको भी हम आगे समझते हैं। तो एक बार यहाँ पे नीचे पढ़ते क्या लिख रखा है, द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन लाइज बिलो द कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी डिनोट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट ने अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, जो पानी अब 100 पे उबल रहा था वो हो सकता है 102 103 पे जाके उबले। अब ऐसा क्यों होगा, अब इस बात को समझेंगे। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, बी इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी आपने रिलेटिव लोअरिंग बॉइलिंग वो वेपर प्रेशर पढ़ा, वेपर प्रेशर कम होता है, तो हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब आपको अगर उतना ही वेपर प्रेशर वापस अचीव करना है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। द डिफरेंस डेल्टा टीबी ऑफ द सॉल्यूशन,
the difference delta TB of the boiling point of the solution and the pure solvent is known as elevation in boiling point, where delta TB is the boiling point of pure solvent, TB is the boiling point of the solution. और हमेशा TB ज्यादा होगा TB नॉट से, क्योंकि ये हमेशा एलिवेट ही करेगा, इसमें कभी भी आप डिप्रेशन नहीं देखोगे, हमेशा क्या करेगा, एलिवेट करेगा. नेक्स्ट है, experiments have shown that for dilute solution the elevation of the boiling point is directly proportional to the मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन. तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि बच्चों डेल्टा टीबी अगर हम वेरियस सोल्यूट और सॉल्वेंट्स का देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के आ रहा था. किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, मोलैलिटी के आ रहा था. बच्चों मोलैलिटी से आप लोग वाकिफ होंगे, अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म चैप्टर पढ़ रखा है तो आप इससे वाकिफ होंगे. तो हो क्या रहा है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो केबी नाम से एक कांस्टेंट यहां पे आता है. ये केबी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सॉल्वेंट का. तो केबी का फुल फॉर्म, 3 फुल फॉर्म मैंने यहां पे लिख रखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और एक और नाम से इसको बुलाया जाता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. तो ये तीनों नाम आपको पहचानने हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट. अच्छा, केबी का भी खुद का एक पर्सनल फॉर्मूला होता है. तो मोलल एलिवेशन जो कांस्टेंट है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और इसको इस फॉर्मूले से डिराइव किया जा सकता है. इस फॉर्मूले से देखा जा सकता है आर टीवी स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन. यहां पे कौन सा क्या टर्म है आप सभी समझ ही रहे होंगे. आर तो आपका यहां पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहां पे टीबी जो है प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट, यानी टीबी यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट, एम यहाँ पे ऑब्वियस बात है मोलर मास है, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो उसको वेपोराइज करने में जो एंथैल्पी यूज होती है, जिसको आप लेटेंट हीट के हिसाब से भी समझ सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप इस बात को एक और चीज समझिएगा बच्चों, एक एक जो यहाँ पे सारी टर्म्स हैं वो सब सॉल्वेंट का खुद का डेटा है. इस एक भी टर्म में सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं है. तो इट इज प्योरली द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का, आर गैस कांस्टेंट है, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, डेल्टा एच वेपोराइजेशन किसकी, सॉल्वेंट की खुद की, डेल्टा एच लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो ये सारा डेटा आप डालोगे तो सॉल्वेंट का आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे केबी मिल जाएगा. और ये केबी अगर मैं वाटर के लिए यहाँ पे निकालना चाहूं तो आर की वैल्यू अगर हम 2 कैलोरी पर मोल ले रहे हैं तो 2 इंटू टीबी स्क्वायर. अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन पर ग्राम है, अगर डेल्टा एच जो यहाँ पे आप लोगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अगर ये पर ग्राम लोगे तो मोलर मास ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड हो चुका होगा. तो इस वजह से 540 हमने यहाँ पे लिया है जिसमें मोलर मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बटे 1000. ठीक है, 1000 से आपको डिवाइड करना रहता है फॉर द यूनिट पर्पस. तो फाइनली जो आपको यहाँ पे यूनिट आती है 0.515 तो वैल्यू आ रही है केल्विन किलोग्राम पर मोल. तो यहां पे इस तरह से आपका पानी के लिए जो किसी पानी की प्रॉपर्टी है उसकी केबी की आपकी ये वाली वैल्यू होती है. और आप किसी भी और सॉल्वेंट के लिए अगर आपको ये डेटा दिया जाएगा तो आप इस तरह से केबी निकाल पाओगे. और जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला है कि अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है तो उसी केबी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन से. आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं. तो क्वेश्चन है आपका 0.15 ग्राम सब्सटेंस घोल रखा है हमने 15 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो कि बॉइल हो रहा है हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस देन द प्योर सॉल्वेंट. तो सभी लोग समझ गए होंगे, आपको डेल्टा टीबी ये दे रखा है. अब बच्चों एक और चीज जो बहुत ही कई बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, वो जैसे डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो इसमें प्लस 273 ऐड करने की सोचते हैं. बच्चों नहीं करेंगे आप प्लस 273. कारण बोलिए, डिफरेंस भले सेल्सियस में हो या डिफरेंस अगर केल्विन में हो, दोनों में डिफरेंस सेम ही रहेगा. डिफरेंस की कोई यूनिट नहीं होती है. तो टेम्परेचर के डिफरेंसेस की स्पेशली सेल्सियस और केल्विन में कोई यूनिट नहीं होती है. डिफरेंस भले सेल्सियस का हो चाहे केल्विन का हो, एक ही रहता है. आपको उसमें 273 ऐड करने की कभी भी जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब क्या क्या दे रखा है आपको, डेल्टा टीबी दे रखा है, केबी दे रखा है सॉल्वेंट का. हो सकता है वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हर जगह सॉल्वेंट वाटर भी अज्यूम नहीं करना, हो सकता है सॉल्वेंट कोई और हो. तो यहाँ पे आपको केबी दे रखा है. बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी केबी की यूनिट गलत लिखी हुई है तो आप इस यूनिट को इग्नोर कर देंगे. यहाँ पे केबी की यूनिट गलत दे रखी है. नेक्स्ट है वेट आपको दे रखा है, वहां पे वेट किसका है, ये सोल्यूट का है, ये सॉल्वेंट का वेट दे रखा है. बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए. तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय केबी, केबी आपको दे रखा 0.21, ये 2.16. आपको मोलैलिटी निकालनी है. मोलैलिटी में बच्चों डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम के लिए आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया.
ताकि आप ग्राम में पुट करो वो अपने आप किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, और सारा डेटा पुट करने पे मोलैलिटी जो आ रही है 100 आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100। तो सॉरी, आपको यहां पे निकालना था इसका मोलर मास, तो मोलर मास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आपने यहां पे इसको सॉल्व कर लिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आप क्रायोस्कोपी भी बोल सकते हो। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करा था, उसी बच्चों वो जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो जो बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट थे, बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो यहां पर जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हो तो ऑब्वियस बात है आप यहां पे सब्सटेंस के सॉलिड और उसके लिक्विड फॉर्म के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो। और फ्रीजिंग पॉइंट कब रीच होता है? जब दोनों का वेपर प्रेशर, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज दैट टेंपरेचर एट व्हिच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। पहली बात तो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहे। It may also be defined as the temperature at which liquid and solid state of a substance have same vapor pressure। उन दोनों का वेपर प्रेशर कब होगा? अगर सेम होगा, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अगर पानी की बात करें और वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 atm लें तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो टेम्परेचर होता है जब आइस और वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? इक्वलाइज हो जाता है। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर, अभी तो ये प्योर फॉर्म की बात हो गई, अब मैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर इसके अंदर डाल देता हूं तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है, साथ ही साथ इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। अब अगर इसको सॉलिड के बराबर करना होगा तो टेम्परेचर क्या लाना पड़ेगा? लोअर लाना पड़ेगा। तो अगर TF नॉट आपका प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट है और TF अगर आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, हमेशा प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन से हमेशा ज्यादा रहेगा, सोल्यूशन का हमेशा कम रहेगा। तभी तो हमने इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। ओके, अब ये डिप्रेशन जो है अगर हम कहें तो इसको डेल्टा TF से दिखाएंगे। वापस से एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जब हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में KB आया था, यहाँ पे क्या आ जाता है? KF आ जाता है। KF अगेन सॉल्वेंट की खुद की एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, KF का भी खुद का वैसा ही फॉर्मूला होता है। बस बताइए फर्क क्या यहाँ पे आ रहा है? तो अगर आपको KB याद हो गया तो KF आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वही चीजें। ये हो जाएगा TF नॉट स्क्वायर, यानी प्योर फॉर्म के फ्रीजिंग पॉइंट का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और वहां पे वेपराइजेशन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे आपका आ जाएगा। आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल करें। सिंपल सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर आता है कि मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया जा रहा है 271.9, किसके लिए? सॉल्यूट का मास है 1.25 और पानी का मास है 20 ग्राम। तो सॉल्यूट का मोलर मास आपको पता लगाना है, बहुत इजी है, और KF आपको पानी का दे ही रखा है इन लोगों ने। तो अगर यहाँ पे TF ये है तो पानी का हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता ही होता है 273, तो बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1.1 का डिफरेंस आ रहा है। आपको सॉल्यूट का मास मिल ही गया, सॉल्वेंट का मास आपको दे ही रखा है, तो बस अब आपको यहाँ पे वही उसी तरह से पुट करना, और स्मॉल m यानी सॉल्यूट का मोलर मास आपको यहाँ पे निकालना है। सारे फॉर्मूले आपको वैसे के वैसे पुट करने हैं। 105.68 मोल पर किलोग्राम आपका यहाँ पे जो है मोलर मास यहाँ पे आ जाता है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बच्चों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका नाम है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये थोड़ा सा अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम प्रेशर की बात करने लगते हैं, और स्पेशली यहाँ पे एक फिनोमिनन हो रहा है। फिनोमिनन किसको लेकर हो रहा है? अगेन यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की ही बात है, पर ये इक्विलिब्रियम अलग तरह का है। मान लीजिए बच्चों ये एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, और मैंने इसके अंदर एक फनल डिप करी है। इस फनल के अंदर यहां पर तो है SPM। क्या है बच्चों? SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस फनल के अंदर जो मैंने भर रखा है, एक सॉल्यूशन भर रखा है इसी सॉल्वेंट का, मतलब ये सॉल्यूशन जो है इसी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का है। तो सॉल्वेंट सेम है, प्लस उसके अंदर कोई एक मैंने सॉल्यूट रख रखा है। तो बच्चों नेचर, कुदरत यहां पे क्या करने लगती है? कुदरत हमेशा इक्वलाइज करने में रहती है, मतलब इसको हमेशा चीजें इक्वल चाहिए। तो क्या होगा, जैसे बाहर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ये देखेंगे कि हमारे रीजन में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम है, और साथ में कोई और सॉल्यूट भी है, पर हमारे लोग क्या हैं वहां पे कम है। तो क्या होगा, ये सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां पे अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और कब तक अंदर जाने की कोशिश करेंगे? जब तक बाहर और अंदर उनकी तादाद, उनके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ना हो जाए।
तो नेचर हमेशा किसको फेवर करती है? इक्विलिब्रियम को फेवर करती है। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल तब तक ये अंदर जाने की कोशिश करेंगे जब तक दोनों तरफ उनके मोल्स, उनका प्रेशर सेम ना हो जाए, ये तब तक अंदर जाने की कोशिश करेंगे। और ये जो एसपीएम है ये किस किस का मूवमेंट अलाउ कर रही है? तो एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी मैंने एक अलग टॉपिक बता रखा, मैं उसके अंदर बताऊंगा। ये सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट अलाउ करेगी, जो अंदर सोल्यूट है सोल्यूशन के, वो बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ सॉल्वेंट अंदर जा सकता है। तो ये सॉल्वेंट अंदर जाने लगेगा, अंदर जाने के कारण इस फनल की जो ये सॉल्वेंट की हाइट है वो बढ़ने लगेगी, और जितनी तेजी से बढ़ने लगेगी, जितनी हाइट तक ये बढ़ेगी, हम वहां का प्रेशर निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ एच रो जी, विच इज द प्रेशर फॉर फॉर्म, विच इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो हम ये जो प्रेशर निकाल लेंगे, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो हरकत हो रही है, ये जो फिनोमिनन यहां पे हो रहा है कि सॉल्वेंट ये जो ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस। तो आइए मैं एक बार पढ़ के भी समझा देता हूं। सो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो। याद रखिएगा, मैं कोई यहां पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूं कि लिक्विड अंदर जाए, ये खुद ब खुद अपने आप सब कुछ होएगा। We are not applying any pressure on the liquid. ये सब कुछ spontaneously होगा. So spontaneous flow of solvent molecules through SPM from pure solvent to solution. बाहर था प्योर और ये solution के अंदर ये molecules जाने लगेंगे। ठीक है, मैं एक बार SPM आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. What is SPM? These are the membranes which allow selective movement of particles across them. कुछ selective लोगों को अपने थ्रू मूव करने देते हैं. For a solution of solid solute in a liquid solvent, ideal SPM allow free movement of solvent particles. तो SPM किसको अलाउ कर रहा है? Solvent particles across it, but not solute particle. Solute को अलाउ नहीं कर रहा है, सिर्फ किसको अलाउ कर रहा है? Solvent को. These membranes contain a network of submicroscopic holes or pores through which small solvent molecules may pass, but not the bigger solute particle. बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मान लीजिए अगर ये एसपीएम उल्टा अलाउ करता, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं अपन एक, उल्टा करता तो बोलो क्या होता? मान लो ये सॉल्वेंट को ना अलाउ करता, ये सोल्यूट को अलाउ करता, तो क्या होता आप बताइए? कुछ नहीं, फिर यहां के सोल्यूट पार्टिकल्स निकल के बाहर आते, और कब तक बाहर आते? जब तक बाहर और अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। बट अभी क्या अलाउ हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल अलाउ हो रहा है, जो अंदर से बाहर जाएगा, सॉरी बाहर से अंदर जा पाएगा, क्योंकि वही कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है। तो इसको हमेशा से याद रखिएगा, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूवमेंट होगा, प्योर टू सॉल्यूशन हमेशा मूवमेंट होगा। ठीक है, अब बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर और अच्छे से हमें फील करना है तो आप इस बात को समझिएगा। अगेन यहां पे प्योर सॉल्वेंट है और यहां पे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ब्लैक डॉट्स भी बना रखे हैं सोल्यूट को दिखाने के लिए। बताइए कहां से कहां मूवमेंट होएगा? अभी भी सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है इधर से इधर मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट इधर होगा तो ये लिड ऊपर जाने लगेगी, पर अगर मुझे इसको नहीं जाने देना है तो जो मुझे एडिशनल प्रेशर यहां पे लगाना पड़ेगा, दोनों लिड को सेम लेवल पे रखने के लिए जो मुझे एडिशनल यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या कह सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली यहां पे दिखाने की आपको कोशिश की जा रही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे फील कर सकते हो। तो जो ये यहां पे मूवमेंट होगा और इसको जो रोकने के लिए मुझे प्रेशर एडिशन लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इट इज अ प्रेशर व्हेन व्हिच शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, और द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड अप ऑन द सॉल्यूशन व्हिच जस्ट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस। उसको रोकने के लिए जो मुझे यहां पे प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसी को हम क्या यहां पे बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी पढ़ के देखते हैं। द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर must be applied on the solution side to prevent the osmosis. Osmosis रोकना है, अगर इस सॉल्वेंट का मूवमेंट रोकना है तो जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों आते हैं वांट ऑफ लॉस, मतलब पता कि अच्छा इसका हमें फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? तो वांट ऑफ ने इसमें यहाँ पे काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पाया गया, इट वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉट मोलैलिटी, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन, तो बच्चों इसको बोला गया वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या बोला गया? वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी मिली कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। दूसरी चीज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग सेम, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता था तो ये प्रेशर भी क्या होता था? बढ़ता था।
तो इसको भी इस तरह से फील करें बच्चों। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे किसकी, सोल्यूट की, सॉल्वेंट उतना तेजी से इधर आने की कोशिश करेगा ना। मान लीजिए यहां पे सोल्यूट और ज्यादा बढ़ा दिए मैंने, यहां पे सोल्यूट क्या कर दिए मैंने, और ज्यादा बढ़ा दिए, तो क्या होएगा, यहां पे सॉल्वेंट के पार्टिकल और कम हो जाएंगे, इनमें और ज्यादा भेदभाव हो जाएगा, तो ये और बुरी तरीके से इधर आएंगे। तो सॉल्वेंट को जितना बड़ा डिफरेंस दिखेगा खुद की मात्राओं में, इधर हमारी तादाद बहुत कम, इधर हम बहुत ज्यादा, उतनी बुरी तरीके से यहां पे आना चाहेंगे, तो ये पाई की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको फर्स्ट रिलेशन सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी पाई बढ़ेगा, और अगर दोनों को हम क्लब कर दें तो आ जाता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी, और जब यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहां पे आने लगता है। तो फाइनली जो फॉर्मूला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का वो है पाई बराबर CRT। ओके, अब एक टर्म और आपके काफी सवालों में, ऑस्मोटिक प्रेशर के सवालों में एक टर्म बहुत बार यूज होती है, आइसोटोनिक और आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, जो कि आप नाम से समझ पा रहे हो। Solution which have same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic or isoosmotic pressures solutions. When isotonic solutions are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. तो बच्चों एक इमेजिन करते हैं, ये अभी जो कंटेनर हमने बनाया था वैसे एक कंटेनर इमेजिन करते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे SPM है, ठीक है। तो बच्चों दो कंटेनर है, अगेन यहाँ पे मैंने पिस्टन लगा रखा है और यहाँ पे भी क्या लगा रखा है, पिस्टन लगा रखा है, राइट। और ये आपके सॉल्यूशन, यहां पे भी सॉल्यूट है, यहां पे भी सॉल्यूट है, और यहां पे आपका वाटर है, और यहां पे भी आपका वाटर है, समझ गए। मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, बट समहाउ C1 इक्वल टू C2 है। अब आप बताइए सॉल्वेंट किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी पानी की तादाद इस तरफ है उतनी पानी की तादाद उस तरफ है, मतलब सॉल्वेंट जितनी मात्रा में इधर है उतनी मात्रा में उधर है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई तो हम इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक। अब ये हमारे डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल आता है। जैसे अगर हमें कभी भी ग्लूकोज की बोतल या कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें चढ़ाया जाता है तो वो ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता, उसकी एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल यहां पे दिया है आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड सेल इज इक्वल टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड कॉल्ड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। तो जब भी हमें अगर मान लीजिए कभी ड्रिप चढ़ाई जाती है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% मास बाय वॉल्यूम होती है, यही चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी है। तो मान लीजिए इस लेवल से अगर हमारा आगे पीछे लेवल है तो ये ड्रिप इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि वापस से वो लेवल क्रिएट हो जाए और हम स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में इतनी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। बट मान लीजिए अगर किसी अस्पताल से गलती हो गई और उसने इससे बड़ी सॉल्यूशन चढ़ा दिया, उसने ज्यादा सॉल्यूशन का ही हमारे ड्रिप चढ़ा दी, तो बोलो क्या होएगा। अब होगा ये कि हमारी ब्लड सेल के आसपास ऐसे प्लाज्मा या फिर बोल सकते हैं लिक्विड होता है ना। अब हमारे इस लिक्विड में मान लो 0.9 है ना, तो मान लीजिए बाहर 1% W/V आ गया और हमारी ब्लड को कितना चाहिए था, 0.9 चाहिए था, और बाहर कितना आ गया, 1% आ गया। बताओ क्या होने लगेगा। तो बाहर सोल्यूट ज्यादा है, अंदर सोल्यूट कम है, और अगर बाहर सोल्यूट ज्यादा है तो फिर सॉल्वेंट कम है, तो फिर क्या होने लगेगा बताइए। The water will flow out of the cells and they would shrink. तो बाहर जैसे अंदर हमारे जो इसमें ब्लड में जो वाटर है उसको क्या दिखेगा, हमारे लोग बाहर कम है तो आपके ब्लड से वाटर बाहर आने लग जाएगा, ब्लड से वाटर बाहर आने लग जाएगा, और आपके जो आरबीसीज हैं वो श्रिंक होना चालू हो जाएगी, विच विल बी वेरी फेटल, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाटर ज्यादा हो गया, भाई सॉल्यूट कम है वाटर ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है वाटर कम है, तो अंदर से वाटर बाहर आने लगेगा आपके सेल से, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपरटोनिक। अच्छा मान लीजिए अस्पताल से फिर गलती हो गई, उसने क्या करा, कम का चढ़ा दिया, 0.8 का चढ़ा दिया। तो एक बार मैं वापस से पूरा सीन क्रिएट करता हूं। तो ये आपके ब्लड के अंदर वाटर और ये आपका आरबीसीज है, ठीक है। आरबीसी में लेवल 0.9 होना चाहिए, पर हमें कितने का चढ़ा देगा, 0.8 का चढ़ा देगा। अब बोलो क्या होगा, बाहर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी वाटर ज्यादा है ना, और अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट क्या है,
कम है। और फ्लो जो हो सकता है, हमारी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है, तो क्या होने लगेगा, वाटर बाहर से अंदर जाने लगेगा। वाटर बाहर से क्या जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा, आपके आरबीसी स्वेल होने लग जाएगी, आपके ब्लड सेल स्वेल होने लग जाएंगे। इस कंडीशन को बच्चों बोलते हैं हाइपोटोनिक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। मैंने कही हाँ ये रहा, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। इसमें आपकी जो सेल्स है वो स्वेल होने लग जाएंगे, सूजने लग जाएंगे, आपके जो ब्लड सेल्स है वो सूजने लग जाएंगे, उनके अंदर पानी भरने लग जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी फेटल। तो जब भी हमारे इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगते हैं तो उनके लेवल्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग हर आयंस, हर बोल सकते हैं एलिमेंट का एक सर्टेन लेवल होता है, तो वो लेवल मेंटेन करते हुए हमें दवाइयां दी जाती है, हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं एंड सो ऑन। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कल डेली लाइफ में भी काफी एप्लीकेशन है। आइए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक सवाल आने वाला है। एक केन शुगर सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ऑलरेडी दे रखा है, पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, और मोलैरिटी आपसे पूछ ली और टेम्परेचर भी दे रखा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, पाई बराबर सी आर टी के हिसाब से सी बराबर पाई अपॉन आर टी, और बहुत इजीली आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर अभी जो हमने आइसोटोनिक टर्म पढ़ा उसका यहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा। तो 8.6 ग्राम आपका यूरिया दे रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, और वो पाया जा रहा है आइसोटोनिक विद 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका आपको मोलर मास बताना है, इसका आपको क्या बताना है, मोलर मास बताना है। और जैसे आइसोटोनिक बोल दिया, सबसे पहली बात जो दोनों का आपका पाई है वो क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो N1/V1 RT बराबर N2/V2 RT। अच्छा, टेम्परेचर का कुछ बोला नहीं है यहाँ पे कि टेम्परेचर सेम है अलग, तो हम तो उसको सेम ही मानेंगे। अगर टेम्परेचर अलग होता तो यहाँ पे स्पेसिफाई होता, तो अगर कुछ नहीं बोला टेम्परेचर को लेकर तो हम तो टेम्परेचर को क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, तो RT हम काट देंगे, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन को आप N/V1 और N1/V1 और N2/V2 लिख सकते हो। N1 जो है आप उसको क्या बोल सकते हो, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। यहां पर मास यूरिया का, यहां पे मास ऑर्गेनिक का, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। तो बस आप चीजें सॉल्व करके बहुत आराम से इसका यहाँ पे मोलर मास निकाल सकते हो। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, अब मूविंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक जो हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अगर उनको शॉर्ट में बोले तो RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और पाई, ये जो चारों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, बाद में इनके अंदर कुछ अबनॉर्मल चीज पता चलने लगी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट डिफरेंस इन द ऑब्जर्व्ड एंड द कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हम तब से सारे क्वेश्चन में मोलर मास निकाल रहे हैं, बट ये जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम जो देख रहे हैं वो अलग अलग आते हैं ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो सब कैलकुलेटेड था, बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने ऑब्जर्व किया ना बच्चों, तो कई सोल्यूट में डिफरेंस आ रहा था। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। It results in change in the number of particles in the solution. Van't in 1880 introduce a factor known as Van't factor. ये I से डिनोट होता है, और I क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको आप ये भी बोल सकते हो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बटे जो आपने इनिशियली लिए थे। आइए इसको एक चीज से समझते हैं। मान लीजिए मैं सोच रहा था कि मेरे ए जो सोल्यूट है ना, उसके n मॉलिक्यूल्स मैंने लिए या n मोल्स मैंने लिए हैं, और जब मैं प्रॉपर्टी निकालूंगा तो n मोल्स के तहत ही मेरा आंसर आएगा, बट पानी में जाके या सॉल्वेंट में जाके क्या हुआ, ये AN में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, AN में कन्वर्ट हो गया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रह गया। तो अब आप बताइए, मैंने जब मान लीजिए डेल्टा TB निकाला था या डेल्टा TF निकाला था या मैंने पाई निकाला था, अगर मैं पाई का एग्जांपल ले लूं तो पाई में मेरा फॉर्मूला क्या था, CRT, जहां पे C क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने जो मोल्स लिए थे वो तो N के हिसाब से लिए थे, बट वहां पर जाके क्या हो रहा है, मोल्स तो 1 बन जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस बात है N से कम है। तो बताइए मेरे पाई की वैल्यू में फर्क आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और उसी को हम यहाँ पे अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से पढ़ रहे हैं। तो हुआ ये बच्चों कि जब जब एसोसिएशन होएगा, आप जो यहां पर फॉर्मूला लिख रहे हो उसके आगे आप एक I टर्म हमेशा यूज कर लोगे। तो आपने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, RLVP का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो अब आप उसको लोगे I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
आपने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो अब आप उसको क्या लोगे, आई के बी एम। आपने डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पढ़ा है, अब आप उसको क्या लोगे, आई के एफ एम। और अभी आपने जो पाई का फॉर्मूला पढ़ा, आप उसको क्या लोगे, आई सी आर टी। और अब मेरे को सब कुछ सही मिल जाएगा, जहां पे आई मुझे क्या बताएगा, सब जगह आई मुझे क्या बताएगा, इफेक्टिव कितना एटम है सॉल्वेंट के अंदर, इफेक्टिव कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सोल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर, मुझे इफेक्टिव चीजें यहां पे पता चलेगी। तो उसी के बेसिस पे अब आप हर जगह आई यूज करेंगे। और जब जब एसोसिएशन होगा तो आई एक से कम होगा, और जब जब डिसोसिएशन होगा आई एक से ज्यादा होगा। अब बच्चों उल्टा सोचते हैं कि मान लीजिए एन, मैं सोच रहा था कि पानी में जाकर ये 1 मोल है, या मेरे सॉल्वेंट में जाकर ये 1 मोल है, बट वहां पे ये गया तो ये तो डिसोशिएट हो गया, ये एन बन गया। तो मेरा जो डेटा 1 के हिसाब से सॉल्व हुआ वो तो गलत आ रहा है, और एन के हिसाब से सही आ रहा है। तो जब जब आपका डिसोसिएशन होगा आई एक से ज्यादा होगा, एसोसिएशन होगा आई क्या होगा, एक से कम होगा। आई यहां पे है क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या आयंस इन द सॉल्वेंट। ठीक है, आइए मैं आपको प्रॉपर इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाता हूं, प्रॉपर विद एग्जांपल आपको यहां पे बताता हूं। तो मान लीजिए सॉल्ट है बच्चों, AX/BY इज अ सॉल्ट। पानी में गया या किसी भी सॉल्वेंट में गया, भी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको वाटर की तरह समझेंगे। तो अगर ये हम वाटर में गया तो X आयंस बन गए आपके AY के, और Y आयंस बन गए BX माइनस के। जब मैंने इनिशियली लिया था मैंने इसका 1 मोल लिया था, और अब जब मैं डिसोसिएशन देख रहा हूं तो एक में से अगर अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो X अल्फा और Y अल्फा बन चुका है। तो वहां पे सॉल्वेंट में जाकर जो मुझे टोटल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो इतने मिल रहे हैं। मुझे कितने मिल रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई मुझे मिल रहे हैं। या फिर अगर मैं x प्लस वाई को अगर n के टर्म से बोलूं तो ये मुझे मिल रहा है, ये मुझे i मिल रहा है, और मुझे कायदे से ये मल्टीप्लाई करना चाहिए सभी जगह। तो ये देखिए NaCl के केस में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, अगर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ओके। जब K2SO4 होगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। बच्चों ये अल्फा है, ये यहां पे क्या है, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो आप देख सकते हो यहां पे n जो है वो 3 होगा। अगर n 3 होगा तो बताइए क्या सॉल्व होएगा, i बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, क्योंकि अल्फा यहां पे आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो बताइए सॉल्व होकर कितना आएगा 3 आएगा। अगर मैं NaCl के हिसाब से बात करूं तो 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1, तो ये भी सॉल्व होकर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये आपका डिसोसिएशन को लेकर आई का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपका डिसोसिएशन को लेकर आई का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अगर एक बड़े से सॉल्ट की बात कर लें तो यहां पे 4 पोटेशियम है और एक आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो वापस से अगर अल्फा हम 1 मान के चल रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा i प्लस 5 माइनस 1 इंटू 1, तो यहां पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे दी है बच्चों, तो आप लिस्ट के हिसाब से बहुत आराम से अभी आप काम कर सकते हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई है, तो अभी तक हमने जब तक आई यूज नहीं करा था तब तक लगभग हर सवाल में एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाली बात आ रही थी, है ना। और अगर नहीं भी लिखा होता नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम बाय डिफॉल्ट उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम कर लेते हैं। आपके जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये पानी में जाके कोई आयन नहीं देते, तो इनके लिए तो आई की वैल्यू 1 ही रहेगी। और जो आपका जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो जो आना चाहिए था उतना ही आएगा, एक्सपेरिमेंटली कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम ए बी टाइप के सॉल्ट की बात करें जो 2 आयन देंगे, अगर वो 2 आयन देंगे तो आई इनका 2 आएगा अगर अल्फा 1 है तो, और अगर नहीं है तो फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस अल्फा आएगा। फॉर्मूला कैसे 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा, तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस अल्फा आएगा। और अब आप जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे एब्नॉर्मल, तो बटे करना पड़ेगा 1 प्लस अल्फा के। सिमिलरली अगर टर्शरी या टर्नरी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB2 या A2B टाइप का, कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप जब निकालोगे टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो वैसे बोलो तो 3, दोनों के केसेस में 3। बट अगर अल्फा का फॉर्म ये आई का फॉर्मूला लगाओ तो 1 प्लस 2 अल्फा, और दोनों का नॉर्मल ये आना चाहिए। अगर क्वार्टरनरी टाइप का है AB3 और A3B टाइप का, तो यहाँ पे आपके टोटल अगर आयंस बोले तो 4, बट अगर आप फॉर्मूला लगाओ 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा वाला, तो 1 प्लस C अल्फा, 1 प्लस C अल्फा, और इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कोई जनरलाइज ही कर दो इसको, A प्लस AB n माइनस 1 अगर आप इसको कर दो तो टोटल आयंस आ गए आपके n, फॉर्मूले में लगाओगे तो 1 प्लस n माइनस अल्फा, और आपको वो वहां पे लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से
आपको वेरियस आई की वैल्यू मिल जाएगी तो बाकी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब आप बहुत आराम से निकाल पाओगे। आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हम यहां पे करते हैं। तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहां पे एक चीज का अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको सोल्यूट को बहुत अच्छे से वॉच करना है। कई बार वो आई देगा, कई बार वो आई की बात करेगा ही नहीं। तो अगर आपके सामने सोल्यूट अगर इस तरह के आए, इनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सामने सोल्यूट जब भी अब आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल आए तो एक तो हमेशा आई के साथ फॉर्मूला यूज करना है, साथ ही साथ सोल्यूट को वॉच करना है। अगर इस तरह का कभी सॉल्ट आए तो बच्चों वहां पे आपको आई यूज करना ही पड़ेगा और आई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अभी तो इस सवाल में इसने आई की वैल्यू दे रखी है मेरे को, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है मुझे और पूछ रहा है कि कितना अमाउंट, यानी आपको इसका वेट पूछ रहा है, वेट ऑफ CaCl2 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि हम निकाल लेंगे। पाए बराबर आई N/V/RT। एन को आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास बटे मोलर मास। मोलर मास हम CaCl2 का निकाल ही लेंगे, तो बस बहुत आराम से आपका ये जो है वेट यहाँ पे आ जाएगा 3.42 ग्राम। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 19.5 ग्राम आपको CH2FCOH दे रखा 500 ग्राम पानी के अंदर। डिप्रेशन आपको दे रखा 1 डिग्री सेल्सियस। अगेन बच्चों, अगर डिप्रेशन 1 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बोलो चाहे सेल्सियस में बोलो एक ही बात है, आप इसको 1 केल्विन भी बोल सकते हो। और अब आपसे आई पूछा है, तो पिछले सवाल में आई दिया हुआ था, इस बार आपसे आई पूछा है, डेल्टा TF आपको दे रखा है। तो बताइए कैसा करोगे, वही डेल्टा TF बराबर आई KFM, है ना। और पानी का KF सवाल आपको दे देगा, अभी तो इसने नहीं दिया, बाकी पानी का KF सवाल आपको दे देगा 1.86 हो जाएगा। और क्या क्या चाहिए, मोलैलिटी में आपको क्या चाहिए, मोलैलिटी में क्या चाहिए, वेट ऑफ आपको सोल्यूट चाहिए, सॉरी नॉट वेट, मास। यहां पे आपको मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको यहां पे चाहिए। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आपको चाहिए और इसके अंदर निकालना क्या है, आई निकालना है। तो ये सारा डेटा आपको मिला हुआ होगा। तो ये देखिए 19.5 ग्राम दे रखा है, अब इसके मोल निकाल लोगे। 500 ग्राम पानी दे रखा है, 0.5 किलो ये हो जाएगा। KF आपको दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, बस अब आपको आई निकालना है। तो आप यहाँ पे मोलर मास निकाल रहे हो 78 आ रहा है, तो बस उसके हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करोगे आई जो आएगा 1.0753 आपका यहाँ पे आई आ जाएगा। तो बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। और बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मेजरली जितने टॉपिक्स होते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे विद आंसर, विद क्वेश्चंस एंड विद प्रॉपर डिस्कशन मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। इसी की आप प्रैक्टिस करिएगा, NCERT आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।